अध्याय 41। इसे स्वयं हल करें। अनुवादक। लेगे संपादक। लेगे बैंड के सदस्य रेन शियासू से नाखुश थे। इसकी एक वजह थी। भले ही वे गढ़ से महत्वपूर्ण लोग थे, लेकिन जब वे शहर में गाइड की तलाश में आए थे तो उसने उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहाने बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि उनका गाइड बनना उसके लिए शर्मनाक बात थी। उनकी राय में, क्या आपको रेन शियासू को पहल नहीं करनी चाहिए और पहले गाइड की तरह स्वयंसेवक नहीं बनना चाहिए? कितने लोग गढ़ के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की उम्मीद कर रहे थे? वान फुगुई का यह कहना बिल्कुल सही था कि गढ़ के महत्वपूर्ण लोग जिस किसी को भी अपना काम करने के लिए चुनते थे, उससे उन लोगों का जीवन समृद्ध होता था। फिर भी रेन शियासू की प्रतिक्रिया बस उनसे बचने की थी। परिणामस्वरूप पटाखे की घटना के बाद रेन शियासू के बारे में सभी की धारणा खराब हो गई। खास तौर पर लियुबो। वह अब लुओ जिन्यू को शहर वापस जाने और दूसरा गाइड खोजने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। शिन्यू, हम सिर्फ आधे दिन के लिए निकले हैं। लियुबो ने कहा, अगर हम शहर लौटते हैं तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हम सिर्फ एक दिन की यात्रा का समय बर्बाद करेंगे। लेकिन यह अभी भी समय की बर्बादी है, लुओ जिन्यू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। लेकिन क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? लियुबो ने आगे कहा, यह बच्चा वाकई अविश्वसनीय लगता है। अगर वह और भी अधिक अविश्वसनीय हो गया तो हम सिर्फ एक दिन का समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने पहले भी सुना है कि शहर में शरणार्थियों के पास ज्यादा क्लास नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। लुओ शिन्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वान फुगुई ने कहा कि अगर वह हमें पहाड़ों के बीच से नहीं ले जा सकता तो कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। लियुबो ने तिरस्कारपूर्वक कहा, शहर इतना बड़ा है तो कोई ऐसा कैसे नहीं हो सकता जो हमें पहाड़ों के बीच से ले जा सके। हमने सिर्फ शहर के आसपास ही पूछा, लेकिन वास्तव में आसपास बहुत से लोग हैं जहां 7 बड़ी फैक्ट्रियां हैं। उनमें से बहुत से लोग फैक्ट्रियों में रहते हैं, इसलिए अगर हम वहां जाकर पूछताछ करें तो शायद हमें कुछ नया पता चले। अब केवल 6 कारखाने हैं, लुओ जिन्यू ने सुधार किया। भेड़ियों के हमले में एक फैक्ट्री नष्ट हो गई थी। इस तरह केवल 6 ही बची थीं। लियुबो ने शर्मिंदगी से कहा, फिर हम जाकर अन्य कारखानों की जांच कर सकते हैं। बस इस मामले पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। लुओ जिन्यू ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा, इस बार हमारे लिए निजी सेना से 12 सैनिकों को हमारे साथ ले जाना आसान नहीं था, इसलिए चीजों को और जटिल न बनाएं। लियुबो ने बहस जारी नहीं रखी। बाहरी लोग सोच सकते थे कि लुओ शिन्यू अभी भी युवा है और ज्यादातर फैसले एजेंट द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन लियुबो को सबसे अच्छी तरह पता था कि लुओ शिन्यू एक बेहद स्वतंत्र लड़की थी और वह सिर्फ उसके फैसलों का निष्पादक था। आजकल हर बड़े गढ़ में लुओ शिन्यू जैसी हस्तियां थीं। उन्हें आमतौर पर प्रोटेक्ट्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन नायकों के समर्थक आमतौर पर केवल अपने गढ़ों में ही होते थे तथा उनके लिए अन्य गढ़ों में अपनी जगह बनाना बहुत कठिन होता था। अंततः बाहरी दुनिया में सड़कें विकसित नहीं हुई थीं प्रलय से पहले। इसके अलावा यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि लोगों को क्या पसंद है, इसलिए अगर वे अपने गढ़ों से बाहर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे तो निश्चित रूप से कुछ जोखिम उठाने वाले थे। एक बार गढ़ नवासी में एक सेलिब्रिटी अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए दूसरे गढ़ों में जाना चाहता था। नतीजतन वह अपने गढ़ को छोड़ने के बाद लापता हो गया। उसका एजेंट और उसके साथ आए अंगरक्षक भी कहीं नहीं मिले। 2 महीने बाद ही जंगल में एक शव मिला जिसके बारे में संदेह था कि वही है। उसके कंकाल के अवशेषों में एक गोली लगी हुई थी, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि उसकी मृत्यु गोली लगने से हुई थी। इसके अलावा उसे पीछे से गोली भी मारी गई थी। इससे बाकी सभी लोग और भी अधिक सतर्क हो गए। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए n0bl/b*i*n.com पर जाएं। लेकिन लुओ शिन्यू जारी एक गढ़ में प्रमुख होने से कभी भी मुद्दा नहीं था। वह जोखिम उठाने को तैयार थी, भले ही उसे पता था कि ऐसा करना खतरनाक है। एक लड़की के लिए उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। लुओ शिन्यू ने लियुबो को देखा, जो चुप रहा। तुम उसे चुन सकते हो, लेकिन इससे हमारी यात्रा प्रभावित न हो। हमें बस उसे हमारी मंजिल तक सही तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। एक बार जब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 से वापस आ जाएंगे तो तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, लियुबुस ने जवाब दिया। निजी सेना के सैनिक बुद्ध में गुमनाम यात्रा कर रहे थे। वे पहले से ही टिकाऊ को सुरक्षित तरीके से चला रहे थे ताकि टिकाऊ के सस्पेंशन, टायर और अन्य सामग्री को किसी भी तरह की क्षतिग्रस्त क्षति से बचाया जा सके। हालांकि सड़क बहुत दफन खाबर थी, वे इसके बारे में शायद ही कुछ कर सकते थे। रेन शियासू पॉइंट वाहन की पिछली सीट पर बैठा था और समय समय पर ड्राइवर को निर्देश देता था। लेकिन चूंकि लियुबो को रेन शियासू पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने 2 बैंड सदस्यों को उसके बगल में बैठाया और उस पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह पॉइंट वाहन में कुल 5 यात्री सवार हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पीछे बैठे 2 बैंड सदस्यों के चेहरे पर एक अलग भाव था। पिछली जमीन पर उनके लिए काफी जगह थी, लेकिन रेन शियासू के साथ आने से सभी असहज महसूस करने लगे। ये समूह जो जिन पहाड़ों से मिलने की योजना बना रहा था, अचानक ऐसा लगा कि वे रेन शियासू को गढ़ 112 तक ले जाने के लिए एक विशेष कार्य स्थापित करने के लिए बल दे रहे थे। लेकिन रेन शियासू को लगा कि लियुबु थोड़ा भोला है। निजी सेना का मुकाबला एक सिपाही गाड़ी चला रहा था, बाकी 3 बैंड के सदस्य थे। यदि वह सचमुच परेशानी पैदा करना चाहती है तो वह वाहन में मौजूद सभी लोगों को मात्र 3 सेकंड में मार सकती है, जिससे वह अंदर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति रह जाएगा। गढ़ के लोगों को जीवन की कठिनाइयों के बारे में कुछ भी समझ नहीं थी। उन्हें सारा पता था कि यह जगह डेस्कटॉप से भरी हुई है और बहुत गंदी है। मूल रूप से उनके पास बस यही जानकारी थी। रेन शियासू के बगल में बैठे बैंड के सदस्य ने उसे देखा और घमंड से कहा, बेहतर होगा कि आप अपना व्यवहार ठीक रखें और कोई अनावश्यक परेशानी पैदा न करें। रेन शियासू ने दुखी होकर कहा, मैं आपके पटाखे थोड़े ही खाए हैं। क्या ये वाकई जरूरी है? बैंड के सदस्य ने अपनी आवाज ऊंची की। आप इसे छोटे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं तब से आपके पास अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्या आप समझते हैं? अपने आप को और मत किए। आगे की सीट पर बैठे बैंड के सदस्यों ने हंसते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि जब तुम पत्थर पर अंडा फेंकोगे तो क्या टूटेगा? रेन शियासू ने एक पल सोचा, दिल। बैंड का वह सदस्य अचंभित रह गया। किसका दिल? रेन शियासू ने जवाब दिया, मुर्गी का दिल टूट जाएगा। रेन शियासू उनके जवाब से काफी खुश थे, क्योंकि वे मजाकिया जवाब के बीच थोड़ी मानवता भी दर्शनीय थे। उस शाम काफिला आखिर यूं रेंज में एक पहाड़ी दर्रे को पार कर गया। यहाँ से भूभाग खुल गया और यूं रेंज से परे एक बड़ा जंगल दिखाई दे रहा था। रेन शियासू छिपे हुए गानों को बाहर से देख रहा था। प्रकृति की असाधारण शिल्पकला से विशाल, जीवंत और सुगठित भूमि को चिरती हुई एक रोचक खाई उभरी थी। स्कूल शिक्षक श्री झांग ने कहा था कि यह अनोखी भू आकृति पृथ्वी की टेक्टोनिक गति से बनी हुई है। रेन शियासू को कभी कभी ऐसा लगता था कि ऐसी भव्यता के सामने मनुष्य नगण्य है।
यहाँ वृक्ष फल फूल रहे थे। केवल कुछ मिट्टी भरे रास्ते ही साबित करते थे कि मानवता पहले भी यहाँ आ चुकी है। ये वही जगह थी जहाँ बैंड ने पहले अभियान के दौरान अपना रास्ता खो दिया था। रेन शियासू ने श्री झांग से सुना था कि उष्णकटिबंधीय वर्षों में वृक्ष इतने घने होते हैं कि वहां से गुजरना लगभग असंभव था। हालांकि यहाँ से उत्तर की ओर का जंगल अभी भी नवीनतम वायरल था। केवल घास सामान्य से थोड़ी ऊंची लग रही थी। शाम को काफिला आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जिसके बारे में लियूबू ने बात की थी। लियू बुकाने से बाहर कूद पड़े और जोर से हंसे। चलो आज के लिए डर डेरा डालो, सब लोग थोड़ा आराम करें और कुछ खाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रेन शियाओजू ट्रक की ओर चल पड़ा। लेकिन लियूबू ने तुरंत उसे रोक दिया। रेन शियासू ने आश्चर्य से कहा, क्या? लियूबू ने टिप्पणी की, हम आपके भोजन का भोजन और पानी नहीं लाते हैं, इसलिए इसे आप ही हल करें। अध्याय 42 अपना घर खोना। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। ऐसा लग रहा था कि लियूबू रेन शियासू द्वारा पटाखे खाने से नाराज हो गई थी। लेकिन असलियत में रेन शियासू जानता था कि अगर उसने पटाखे नहीं खाए होते तो भी लियूबू उसके साथ वैसा ही बुरा व्यवहार करता। रेन शियासू को पहले से ही उम्मीद थी कि उसे काफिले का कोई भी खाना नहीं दिया जाएगा। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि वे इस बारे में कितने स्पष्ट थे। ईमानदारी से कहूं तो यह तरीका बेहतर था। रेन शियासू इस बारे में काफी निश्चिंत था। इस तरह उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी और वह मौजूदा स्थिति के लिए तैयार था। वह मुड़ा और जंगल की ओर चल दिया, लेकिन लियूबू ने घबरा कर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम अभी भाग गए तो तुम गढ़ 113 के शहर में कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर रेन शियासू चले जाते तो आज फिर से उनका समय बर्बाद हो जाता। गाइड के बिना उनके लिए इस जंगल से गुजरना और जिंग पर्वत तक का रास्ता ढूंढना असंभव होता। ये कहना जरूरी है कि रेन शियासू इन लोगों से काफी प्रभावित थे। यहाँ से जिंग पर्वत तक पहुंचने में 5 दिन और लग गए। पिछली बार वे भाग्यशाली थे कि वे जल्दी ही रास्ता भूल गए और अंततः जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। अगर वे कुछ और दिन चलते और गहराई में चले जाते तो शायद वे बाहर नहीं निकल पाते। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक दिन की बर्बादी नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण लोग जो कि किले में आराम से रहने के आदी थे, उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि वे किसके इलाके में हैं। बेशक रेन शियासू समझ गया था कि लोग संज्ञानात्मक जड़ता के प्रति संदिग्ध थे। ऐसा नहीं था कि गढ़ में महत्वपूर्ण लोगों ने शरणार्थियों को अभी अभी तिरस्कृत करना शुरू किया था। इस तरह यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अभियान में इतनी जल्दी वे अपनी मानसिकता बदलने में असमर्थ होंगे। रेन शियासू ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस कुछ खाने के लिए ढूंढने जा रहा हूँ। तुम किस बात के लिए घबरा रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं घबराया नहीं था, लियूबू ने शर्मिंदगी से समझाया। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता था कि पिछले गाइड की मौत इसी इलाके में हुई थी। आप भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इस जगह पर मरकर हमारा समय बर्बाद न करें। पिछले गाइड ने उन्हें यहाँ लाया था और फिर उन्हें गलत रास्ते पर आगे ले गया था। अंत में जब सभी को लगा कि वे कई दिनों तक चलने के बाद गलत दिशा में जा रहे थे तो उन्होंने वापस यून रेंज में लौटने का फैसला किया। हालांकि उस गाइड का दुर्भाग्यपूर्ण अंत तब हुआ जब वह सुबह अपना चेहरा धोने के लिए नदी पर गया था। जब वे बात कर रहे थे तो एक बैंड सदस्य ने कहा, आपके मैदान की तरफ कुछ जानवरों के पदचिह्न हैं। रेन शियासू ने भौहें सिकोड़ी। यहाँ कौन से जंगली जानवर हो सकते हैं? जंगल के किनारे बहुत कम जंगली जानवर रहते होंगे। इसके अलावा जब मनुष्यों ने गधों का निर्माण शुरू किया तो बड़े जानवरों को गढ़ की परिधि के बाहर बंद कर दिया गया। बहुत कम बड़े जानवर गढ़ की परिधि के बाहर की सुरक्षा को पार कर सकते थे और गढ़ 113 के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। फैक्ट्री पर हमला करने वाले भेड़ियों की तरह ऐसे उदाहरण दुर्लभ थे। सभी लोग ये देखने के लिए वहां गए कि जमीन पर जानवरों के निशान कैसे दिखते हैं। सैनिकों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उनके पास बंदूकें थीं तो डरने की क्या बात थी। लेकिन जब उन्होंने पैरों के निशान देखे तो वे सब दंग रह गए। जानवरों के पैरों के निशान जंगल में दूर दूर तक फैले हुए थे और हर व्यक्ति के सिर के आधे आकार का चिन्ह लग रहा था। जब सैनिकों ने ये देखा तो सभी ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी और घबराकर जंगल की गहराई में घुस गए। ना जाने क्यों निजी सेना के सैनिकों को अचानक अपनी बंदूकें होने के बावजूद भी असुरक्षित महसूस हुआ। किसी ने कांपती आवाज में कहा, जब हम पिछले बार यहाँ आए थे तो हमने ये निशान नहीं देखे थे, है ना? नहीं, किसी ने अपना सिर हिलाया। जब रेन शियासू ने पैरों के निशान देखे तो उसे पता चला कि यह किस प्रकार का जानवर था और उसे राहत महसूस हुई। फिर उसने उस जगह को देखा जहां बैंड अपना कैंप बना रहा था। उसने तुरंत कुछ कचरा देखा जो पिछले बार समूह द्वारा यहाँ फेंका गया था। वहां अभी भी जमीन पर खाने के बहुत सारे टुकड़े पड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह एक भालू है। यह उन खाने के क्षणों की ओर आकर्षित हुआ था जो आप सभी ने पिछली बार तक झेले थे। लियूबुस ने संदेह से कहा, बकवास। क्या आपको लगता है कि मैंने नहीं देखा कि भालू के पंजे कैसे दिखते हैं? रेन शियासू जंगल में पटरियों का पीछा करता हुआ चला गया। वह इतनी दयालु नहीं थी कि वह बैंड और निजी नागरिकों को सब कुछ बता दे। ये सुअ भी हो सकता है। रेन शियासू के पीछे खड़े समूह ने उसे जंगल में जाते हुए देखा। वह जंगल के अंदर छिपे खतरों और रास्तों से बेखौफ लग रहा था। वह बच्चा बहुत बोल्ड है, लियूबू ने चौंकते हुए कहा। क्या वह जीना नहीं चाहता? नए उपन्यासों के लिए novelbun.com पर जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं। अगर जंगल में कोई भयानक जानवर होता तो रेन शियासू की चीखें उन्हें अपनी बंदूकें उठाने में देर नहीं लगती। ये सैनिक बिल्कुल भी निडर दिख रहे थे, लेकिन पहले से आ रही कांपती आवाज से पता चल रहा था कि वे सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रहे थे। रेन शियासू जंगल में घूम रहा था। असल में उसे एक नजर में ही पता चल गया कि ये हिरण के खुरों के निशान थे। वह हिरण के प्रतीकों का अनुसरण करता था क्योंकि जंगल में बड़े जानवरों के प्रतीकों का अनुसरण करके पानी या नदियों का स्रोत प्रश्न आमतौर पर संभव था। मनुष्य की तरह उन्हें भी कुछ अंतराल पर पुनर्जलीकरण की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा वह नदी पर जाकर यह भी जानना चाहती थी कि उस गाइड की मृत्यु क्यों हुई। लियूबस के अनुसार गाइड नदी में अपना चेहरा धो रहा था, तभी किसी चीज ने उसे चबा लिया। परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु उसी दिन हो गई। रेन शियासू ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या फुट है? हालांकि यह सर्वविदित था कि जानवर विकसित हो रहे थे, लेकिन यह सर्वविदित था कि शाकाहारी अभी भी घास खाते हैं और मांसाहारी अभी भी मांस खाते हैं। ये गाइड संभवतः शहर के कई अन्य लोगों की तरह थी जो मछलियां केवल पानी के खेल पर भोजन करके जीवित रहती थी। हालांकि रेन शियासू ने स्कूल में एक अच्छी तरह से संरक्षित पुस्तक पढ़ी थी कि उत्तरी स्नेकहेड और कैटफिश जैसी मीठे पानी की मछलियां मांसाहारी थीं, जबकि शेष अधिकांश सर्वाहारी थीं। हालांकि मूल रूप से कोई भी शाकाहारी नहीं था। क्या कोई मछली आपके चेहरे पर बड़े मांस के टुकड़े को रखकर उसे उसके मुंह के ठीक सामने रखेगी? रेन शियासू को खुशी थी कि वह ज्ञान की शक्ति समझ में आ गई थी और वह इस समय सीख भी रहा था। अन्यथा वह भी उस गाइड की तरह खुद को फंसाकर मर सकता था। वह पग चिन्हों का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है।
चूंकि हरे जंगल के सबसे शांत तापमान में से एक थे, इसलिए अगर आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस समय रेन शियासू ने एक पेड़ पर चूरा जैसा पदार्थ देखा। ये स्पष्ट रूप से दीमकों द्वारा लकड़ी को कुतरने के बाद छोड़ा गया था। उन्होंने पेड़ के आधार पर देखा और वास्तव में पेड़ की जड़ों के चारों ओर एक असामान्य गंदगी का मुद्रित आवरण हुआ था। रेन शियासू ने मिट्टी के टीले को रौंदकर बहुत कम प्रयास से उसे नष्ट कर दिया, जिससे अंदर भूरे रंग के दीमक दिखाई देने लगे। दीमक अंगूठे के अंदर तेजी से रेंग रहे थे और लगभग एक छोटी उंगली के पैर के आकार के लग रहे थे। हालांकि ये दीमक स्वादिष्ट नहीं थे, लेकिन वे पोषक तत्वों से भरपूर थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर के कई लोग वर्षों से कुपोषण से पीड़ित थे। आमतौर पर वे अपने आहार के पूरक के रूप में दीमक और दीमक के अंडों का उपयोग करते थे, और कुछ लोग दीमक के आसपास इतने खुश होते थे कि वे कई दिनों तक प्रेग्नेंट रहते थे। लेकिन इन दीमकों को कच्चा नहीं खाया जा सकता था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये उनके शरीर से फॉर्मिक एसिड का स्राव कर सकते हैं। इसके अलावा रेन शियासू इतना संदिग्ध नहीं था कि उसे जीवित रहने के लिए इन राक्षसों को खाने की जरूरत थी। नाश नष्ट होने के बाद दीमकें दुखी होकर इधर उधर भटक जाती हैं। इससे पहले कि वे समझे कि उनका घोंसला क्यों गिरा, रेन शियासू ने पेड़ की चटाई से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उसे दीमक के घोंसले का एक छोटा सा टुकड़ा लपेट दिया, जिस पर अभी भी कुछ दीमकें रेंग रही थीं। उसने एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उसे अपने हड्डी काटने वाले चाकू से थोड़ा सा काटकर एक साधारण भाले में बदल दिया। इसके साथ ही वह कुछ मछलियां पकड़ने के लिए तैयार हो गया। दूर जाने से पहले रेन शियासू ने फिर से मुड़कर आ गया। उसने अपनी हड्डी के चाकू से दीमक के कटोरे को कुछ देर तक इधर उधर देखा, जब तक कि उसे मोटी दीमक रानी नहीं मिल गई। वह उसे भी अपने साथ ले गया। दीमकों को पूरी तरह से नुकसान का सामना करना पड़ा था। जावा चरित्र की अनदेखी करते हुए इसे बस अपने घर और मां दोनों को खोने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अध्याय 43। जीवन में पहली बार अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे बेशक रेन शियासू ने दीमक के कंकाल को इसलिए नहीं खोदा था क्योंकि वह उन्हें खाना चाहती थी। वह हिरण के चित्रों का अनुसरण करता रहता है और कुछ ही क्षणों के बाद उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। रेन शियासू नदी के करीब आता है, उतना ही वह सतर्क होता जाता है। हालांकि शाम ढल चुकी थी जब जीव जंतु नदी के किनारे पानी पीने के लिए इकट्ठे होते थे, फिर भी उसे सावधान रहना था। यदि कोई जंगली जानवर घर के कामों की वजह से यहाँ देर से आता तो रेन शियासू उनसे मिल सकता था। लेकिन राहत की बात यह रही कि वह इतनी बदकिस्मती नहीं थी। रेन शियासू ने दीपक के टुकड़ों वाले पत्ते खोले और उन्हें नदी में फेंक दिया। चूंकि इस समय धारा तेज नहीं थी, इसलिए उसे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि नदी में पत्थर का बांध कैसे बनाया जाए। इसके तुरंत बाद उसने अपनी हड्डी के चाकू से हिल के आकार की दीमक की रानी को काट दिया और उसे भी नदी में फेंक दिया। फिर वह नुकीली शाखा को पकड़कर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। आज रात चांदनी बहुत चमकीली थी, अन्यथा रेन शियासू को यह नदी में नहीं दिखता। जैसे ही दीमक रानी और उसके तट के साथ धीरे धीरे धारा के नीचे की ओर बढ़ रहा था, रेन शियासू नदी के किनारे से उसका पीछा कर रहा था। अचानक एक छाया दिखाई दी और दीमक के भवन के नीचे तैरती हुई चली गई। पानी की सतह पर हलचल हुई और एक बड़ी मछली अपना मुंह घुमाते हुए दिखाई दी, जो दीमक रानी और मछली को एक ही घूंट में निगलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रेन शियासू की नुकीली शाखा उस पर लग गई। रेन शियासू ने पहले भी मछली पकड़ने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया था। उस समय उनकी गति और शक्ति बहुत खराब थी, इसलिए उन्हें एक मछली पकड़ने में सफल होने से पहले कई प्रयास करने पड़े। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए विजिट n0bl/b*i*.com। हालांकि वह अतीत की बात थी। उसकी चाल मछली से भी धीमी हुई करती थी, लेकिन अब वह उनसे कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासू ने बिजली की गति से शाखा को वापस खींच लिया। बड़ी काली मछली उस पर बिना रुके संघर्ष कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रेन शियासू सावधानी से नदी के तट से दूर चला गया। ऐसा लग रहा था कि काली मछली के खून ने किसी बुरी चीज को आकर्षित किया था। नदी की सतह के नीचे छायाओं का एक घना समूह एक साथ झुंड में था। रेन शियासू थोड़ा हैरान था। क्या ये मछली के छाया चित्र हैं? उसने तुरंत किनारे पर बड़ी काली मछली को काट दिया और अपने सभी आंतरिक अंगों को वापस नदी में फेंक दिया। वह मछली को वापस कैंपसाइट पर नहीं ला सकती थी और उसे वहां नहीं काटा जा सकता था, क्योंकि उससे कैंपसाइट के आसपास खून की गंध फैल जाती थी। अगर पटाखे के टुकड़े एक बड़े हिरण को आकर्षित कर सकते हैं, तो कौन जानता था कि खून की गंध क्या आकर्षित कर सकती है। हालांकि आसपास कोई भालू या ऐसा कोई जानवर नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं थी। इसके अलावा भोजन से बची हुई भुनी हुई मछली का मांस और हड्डियां जितना संभव हो सके उतनी दूर फेंकनी होंगी। एक सेकंड बाद नदी में भगदड़ मच गई। अनगिनत मछलियां खूनी अंगों को खाने के लिए आपस में झगड़ने लगीं और एक दूसरे को काटने लगीं। एक बार कोई मछली काट ले तो वह तुरंत ही अन्य मछलियों का भोजन बन जाती है। कितनी क्रूर नदी है! अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जाए तो क्या होगा? अचानक रेन शियासू दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि सभी मछलियां जल्दी से तैरकर दूर चली गई थीं। रेन शियासू बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और चला गया। ऐसी कोई भी चीज जो इतनी खतरनाक मछलियों को डराकर भगा सकती है, शायद ऐसी चीज थी जिससे उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। शिविर स्थल की ओर लौटते समय रेन शियासू लगातार यह सोचता रहा कि वर्तमान जंगल में किस प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं। जंगली जानवरों में विकास क्यों हो रहा था, जबकि मनुष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, कुछ परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए झांग बाओगेन, जिसने उसे अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया था, यायान लियुवान और वह खुद, क्या वे सभी पहले से अलग नहीं थे? जब रेन शियासू शिविर स्थल पर वापस लौटे तो बैंड और सैनिक दलिया और डिब्बाबंद भोजन खा रहे थे। जब सभी ने रेन शियासू के हाथ में मछली देखी तो वे दंग रह गए। दोपहर में उन्होंने सोचा था कि वे रेन शियासू को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेन शियासू ने केवल एक ढीली जैकेट पहनी हुई थी और वे एक नजर में ही जान गए थे कि वह अपने साथ कोई सूखा खाना नहीं लाया है। इसलिए जब लियू बू ने रेन शियासू से कहा कि वह अपना खाना खुद ही संभाले, तो सभी लोग उस पर भड़क गए। वे सभी रेन शियासू से काफी परेशान थे, ये शरणार्थी बच्चा जो लगातार उन्हें बेचैनी का एहसास कराता रहता था। हालांकि वे यह नहीं बता सकते थे कि ऐसा क्या था जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था। लेकिन अब जबकि उन्हें जंगल में डिब्बाबंद लंच मीट से काम चलाना पड़ रहा था, रेन शियासू की भुनी हुई मछली की गंध उनके आसपास फैल रही थी। रेन शियासू इस यात्रा के लिए अपने साथ एक धातु का प्याला, एक हड्डी का चाकू और माचिस की डिब्बी लेकर आया था। जब भी वह जंगल में जाता था तो ये जरूरी चीजें उसके जीवन रक्षा किट का हिस्सा होती थीं। बेशक वह माचिस को पीछे छोड़ सकता था क्योंकि उसे आग जलाने की दूसरी तकनीकें भी पता थीं। लेकिन अगर वह माचिस साथ लाकर कुछ परेशानी से बच सकता था तो वह अपने लिए इसे और मुश्किल क्यों बनाना चाहेगा? वैसे भी माचिस की डिब्बी ज्यादा जगह नहीं लेती थी। लियू बू ने भुनी हुई मछली की गंध सूंघते ही अपनी नाक से कोड़ ली। हुर हुर, कोई बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ एक मछली है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक रेन शियासू ने महल से आवाज सुनी। प्रश्न, अच्छी चीजों को दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए। रेन शियासू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने वह शाखा उठाई जिस पर मछली को कटार से बांधा गया था और लियूबू के पास चला गया। लियूबू की आंखें चमक उठीं और उसने संयमित स्वर में कहा, क्या तुम हमें मछली खाने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हो? खैर, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? रेन शियासू ने कहा, मैं तो बस अपनी खुशी बांटने के लिए तुम्हें ये दिखा रहा था। लियूबू उलझन में था। खोज पूरी हुई। 1.0 निपुणता प्रदान की गई। ठीक है, रेन शियासू बहुत खुश हुआ। आखिरकार शेयर करने के कई तरीके थे। लियूबू शर्म से आग बबूला हो गया। रेन शियासू, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी कोई मछली खाऊंगा? रेन शियासू ने उस मछली को देखा जो लगभग आधा मीटर लंबी थी और उसे लगा कि कोई व्यक्ति इसे अकेले खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने लियूबू की ओर देखा और कहा, मैं मछली का आधा हिस्सा 3 बोतल पानी के बदले में दे दूंगा। लियूबू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है। रेन शियासू अपने भोजन के बदले थोड़ा पानी लेना चाहता था क्योंकि उसके लिए पानी ढूंढना वाकई मुश्किल था। शुरू में उसने पानी लाने के लिए नदी पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां जो कुछ उसने देखा उससे डरकर उसने यह विचार छोड़ दिया। वह पानी के स्रोत के रूप में चीड़ की सुइयों की तलाश भी कर सकता था, लेकिन उनसे थोड़ा थोड़ा करके पानी निचोड़ना बहुत धीमा होगा। इसलिए वह दूसरे पक्ष से थोड़ा पानी लेकर किसी ऐसी चीज का उपयोग करके इसे अपने लिए अधिक सुविधाजनक बना सकता था जिसकी उसे आवश्यकता नहीं थी। 3 बोतल पानी से वह आज रात 1 बोतल पी सकता था और बाकी 2 बोतलें यात्रा के लिए छोड़ सकता था। आओ आओ सब लोग आओ और कुछ मछलियां खाओ। लियूबू ने अपने साथ लाया हुआ बर्तन निकाला और रेन शियासू द्वारा दी गई आधी मछलियां उसमें डाल दी। लेकिन लियूबू को यह उम्मीद नहीं थी कि सैनिकों के समूह ने लुओ शिन्यू, यांग शियाओजिन से पहले ही मछलियां आपस में बांट ली थीं और वह उन्हें खा भी सकता था। लियूबू ने शर्मिंदगी से लुओ शिन्यू को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैनिक इतने स्वार्थी लोग होंगे। इस समय रेन शियासू अपने निजी अग्निकुंड के पास अकेले बैठे थे, जबकि अन्य लोग बड़े कैंपफायर के चारों ओर एकत्र हुए थे। दोनों पक्षों ने अपने बीच एक अलग रेखा खींची जैसे कि वे 2 अलग अलग दुनिया के लोग हों। अचानक यांग शियाओजिन उठकर रेन शियासू के सामने बैठ गई। उसने शांति से कहा, मछली। रेन शियासू को उसकी असामान्य रूप से शांत आवाज देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि वह उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं सोच सका। कैंपफायर की रोशनी लड़की की आकृति पर टिमटिमा रही थी। रेन शियासू सोचने लगी कि क्या गढ़ की सभी लड़कियां उसकी तरह ही सुंदर हैं। लेकिन महिला, क्या आप पहले बंदूक मुझसे दूर कर सकती हैं? आपके पास पूर्ण आग्नेयास्त्र प्रवीणता है और आप मुझ पर बंदूक तान रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा हूं। रेन शियासू ने पहले कभी किसी को नहीं लूटा था, लेकिन उसे भी पहले कभी नहीं लूटा गया था। ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया था। मैं तुम्हें 2 निवाले खाने दूंगा, बस 2 निवाले, रेन शियासू ने दृढ़ता से कहा। अध्याय 44, बस 2 निवाले। अनुवादक, लेगे संपादक। लेगे कैंपफायर की चमक टिमटिमा रही थी और हिल रही थी। हवा के झोंके से जंगल में सरसराहट हो रही थी। ये पत्तों के एक दूसरे से टकराने की अद्भुत धुन थी। दरअसल काली मछली थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। यह इतनी बड़ी थी कि रेन शियासू को लगा कि वह इसका आधा हिस्सा भी नहीं खा पाएगा। लेकिन भले ही वह इसे पूरा ना खा पाए, इसका मतलब यह नहीं था कि इसके लिए कोई उसे बंदूक की नोक पर लूट ले। उसने देखा कि यांग शियाओजिन ने अपने ट्रैकसूट की शर्ट की जेब से नमक का एक छोटा सा डिब्बा निकाला और अपने दूसरे हाथ में एक काली पिस्तौल पकड़े हुए मछली पर छिड़क दिया। वह रेन शियासू के साथ बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। रेन शियासू ने अनुमान लगाने की कोशिश की थी कि यांग शियाओजिन किस तरह की व्यक्ति थी। यह मितभाषी लड़की हमेशा शांत और संयमित दिखती थी। रेन शियासू ने अनुमान लगाया कि लड़की का व्यक्तित्व ठंडा और कठोर था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी क्रोधी होगी। जब से वह बैठी थी, यांग शियाओजिन ने सिर्फ एक शब्द कहा था, मछली। उसका गुस्सा समुद्र की शांत सतह के नीचे छिपी एक अशांत धारा की तरह था जो दूसरों को डराता था। जब रेन शियासू ने देखा कि यांग शियाओजिन ने पहले ही मछली पर नमक समान रूप से छिड़क दिया है, तो वह इसे और अधिक रोक नहीं सका। उसने यांग शियाओजिन की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास कोई जीरा है? यांग जियाओजिन ने उसकी ओर देखा, नहीं। अब रेन शियासू ने यांग शियाओजिन के हाथ में बंदूक को ध्यान से देखा। यह एक साधारण और टिकाऊ हैंडगन। उसके उन्नत आग्नेयास्त्र प्रवीणता के ज्ञान से ऐसा लग रहा था कि अभी भी वह पिस्तौल थी जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या इसका मतलब यह है कि यांग शियाओजिन ने का सबसे अधिक उपयोग किया? यांग शियाओजिन के हाथ बड़े नहीं थे, लेकिन वह बिना किसी कांपने के अपने हाथ में बंदूक को मजबूती से पकड़ पाती थी। इस तरह जब वह को पकड़ती थी तो उसमें कुछ खास बात होती थी। पूरी तरह भरी हुई इस बंदूक का कुल वजन केवल 1.2 किलोग्राम था और यह पूरी तरह से एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनी थी। शायद यही वजह थी कि यांग शियाओजिन ने इस बंदूक को अपने साथ रखने का फैसला किया। यांग जियाओजिन ने नमक छिड़कना समाप्त करने के बाद वह लुओ शिन्यू की ओर मुड़ी और कहा, आओ और मछली खाओ। रेन शियासू उलझन में था। मैं तुम्हें सिर्फ 2 निवाले खाने को देने वाला था, तुम किसी और को क्यों खाने के लिए बुलाओगे? जब वे बातचीत कर रहे थे, लियूबू और लुओ शिन्यू खुशी से उठे और उनके पास चले गए। हालांकि यांग जियाओजिन ने लियूबू पर अपनी बंदूक तान दी। वापस जाओ, इस मछली का मालिक तुम्हारा स्वागत नहीं करता है। लियूबू अजीब तरह से अपनी जगह पर खड़ा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बैठ जाए या खड़ा रहे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग शियाओजिन ऐसा कुछ कहेगा। रेन शियासू दंग रह गया। इस समय वह ये नहीं बता पा रहा था कि यांग शियाओजिन का काम करने का तरीका क्या था। वह थोड़ी दिलचस्प लग रही थी। यांग शियाओजिन ने रेन शियासू की ओर देखा। हम बस 2 निवाले खाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लुओ शिन्यू बैठ गई और उत्सुकता से रेन शियासू को नापने लगी। माहौल में थोड़ी रौनक आ गई थी। वह हंसी और बोली, मैं भी तुम्हारा खाना मुफ्त में नहीं खाऊंगी। लो, मैं बदले में तुम्हें इस चॉकलेट के 2 टुकड़े खाने दूंगी। लुओ शिन्यू ने अपनी जेब से चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और रेन शियासू को थमा दिया। वह एक सौदा करने वाली लग रही थी। रेन शियासू ने उससे चॉकलेट लेने से पहले कुछ सोचा। ये पहली बार था जब उसने असली चीज देखी थी। उन्होंने श्री झांग को मात्र उच्च कैलोरी वाले भोजन के बारे में बात की थी जो किसी की शारीरिक शक्ति को तुरंत फिर से भर सकता है। हालांकि शहर में पुराने वान की चीनी की दुकान में केवल साधारण सफेद चीनी ही मिलती थी और वह भी बहुत ही आकर्षक थी। उसकी दुकान में चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सभी के बीच 2 निवाले की मौन सहमति बन गई हो। किसी को भी इससे ज्यादा खाने की इजाजत नहीं थी। रेन शियासू ने चॉकलेट ली और उसका स्वरूप हटा दिया। फिर उसने अपना मुंह संभवतः खोला और एक ही झटके में सारे चॉकलेट अपने मुंह में भर ली। लुओ जिन्यू अवाक रह गया। यहाँ तक कि यांग जियाओजिन भी रेन जियासू को खुश रहा था।
जब रेन शियासू ने धीरे धीरे चॉकलेट चबाना खत्म कर लिया तो उसने एक पल के लिए सोचा, फिर लुओ जिन्यू से कहा, तुम्हें अभी भी मुझे एक और टुकड़ा देना है। लुओ शिन्यू आश्चर्यचकित था, यांग शियाओजिन अवाक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थी। रेन शियासू ने सोचा, घर में मिलने वाला खाना भी शहर में मिलने वाले खाने से अलग है। क्रैकर्स बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे और चॉकलेट में चॉकलेट आने से पहले कड़वाहट के साथ एक अनोखा स्वाद था। रेन शियासू को लगा कि उसे यात्रा के दौरान लुओ शिन्यू और अन्य लोगों के साथ इस तरह के भोजन के लिए और अधिक व्यापार करने का एक तरीका मिलेगा। जब वह शहर लौटता है तो वह यान लियुआन और शियाओयू को वह सब कुछ खाने दे सकता है जो वह अपने साथ वापस लाता है। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N लुओ शिन्यू रेन शियासू के थोड़ा और करीब जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि उसके पास जीने का एक अनोखा हुनर है। अगर रास्ते में कुछ भी हो जाए तो वह उसका ख्याल रख सकती है। जैसे लोग सदैव ही चालाकी से काम लेते हैं, वैसे ही वे अपने व्यवहार में चतुराई से काम लेते हैं। वे घर में असली घरेलू लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते थे। लेकिन लुओ शिन्यू को उम्मीद नहीं थी कि रेन शियासू के साथ तालमेल बिठाना इतना मुश्किल होगा, बल्कि उसे हमेशा लगता था कि रेन शियासू के दिमाग में कुछ दोष है। लुओ जिन्यू ने मछली के 2 छोटे टुकड़े खाए और वापस अपने कैंपफायर पर लौट आई। उसने गाड़ी से चॉकलेट का एक टुकड़ा लिया और रेन शियासू को दे दिया। उसने उसे नहीं खाया बल्कि अपनी जेब में रख लिया। इस समय रेन शियासू ने यांग शियाओजिन की ओर देखा। उसने देखा कि उसने अपना मुंह संभवतः खोला और मछली को चबाते हुए बचे हुए हिस्से का लगभग एक ही बार में काट लिया। रेन शियाओजू चौंक गया। एक लड़की के रूप में क्या तुम छोटे और संयमित नहीं हो सकते? यहाँ तक कि शहर की टैगरी लड़की के लिए यूकिटियन भी इस तरह से खाना नहीं खाती, ठीक है। रेन शियासू के पास आधी मछली थी जिसका आधा हिस्सा पानी के बदले में दिया गया था। अब जब यांग शियाओजिन ने उनसे 2 निवाले खाए थे तो उनका एकमात्र हिस्सा बच गया था। लेकिन किसी कारण से रेन शियासू को लगा कि यांग शियाओजिन दिखावा नहीं कर रही थी। उसने जो कुछ भी किया वह सीधा साधा था। यह उस सेलिब्रिटी लुओ शिन्यू के अभिनय से कहीं बेहतर था। हालांकि जब रेन शियासू ने यांग शियाओजिन को अपनी ओर मुड़ते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी मछली को चाटा। कुछ और चाहिए? यांग शियाओजिन भावशून्य चेहरे के साथ वहां से चला गया। चॉकलेट को अपने साथ मत लीजिए, ये पिघल जाएगी। उस रात सभी ने अपना तंबू लगाया और डेरा डाला। ये लोग अपने साथ गाड़ियों की डिग्गियों में मोटे रंग के टेंट लेकर आए थे। ये 2 लोगों के लिए एक तंबू साझा करने के लिए पर्याप्त था। केवल यांग शियाओजिन और लुओ शिन्यू के पास निजी तंबू थे। इस बीच रेन शियाओजू ने अपना अस्थायी बिस्तर बनाने के लिए वापस लौटने से पहले सभी चट्टानों की हड्डियों और बचे हुए टुकड़ों को कम से कम 100 मीटर दूर स्लेट पर ध्यान केंद्रित किया था। बाकी लोग अपने तंबू में बैठे रेन शियासू को उत्सुकता से देख रहे थे जो कैंपसाइट के इधर उधर घूम रहा था। उन्होंने सोचा, तो ये जंगल में रहने की तकनीकें हैं। ऐसा लगता है कि वह अत्यंत कुशल है। उन्होंने देखा कि रेन शियासू ने मूल कैंपफायर को घुमावदार ढेर सारी चीड़ की टहनियों और लकड़ी के लट्ठों से एक और कैंपफायर बनाया था जो ज्यादा समय तक जलता था। रेन शियासू ने पहले ही मूल कैंपफायर को बुझाकर साफ कर दिया था और वह गर्म मिट्टी पर ढेर सारी चीड़ की सुइयां डाल दी थी। ये देवदार की सुइयां पहाड़ों में आसानी से उपलब्ध थीं और इन्हें चारों ओर घने पहाड़ों में देखा जा सकता था। उस बच्चे ने तो अपने लिए बिस्तर भी बना लिया, लियू बुस ने कहा जब उसने रेन शियासू को चीड़ की चीज पर आराम से लेते देखा। चूंकि मौसम वसंत का था इसलिए बुझी हुई कैंपफायर पर उसे गर्मी और आराम मिला होगा। इसके अलावा उसके बगल में एक और कैंपफायर जल रहा था। ये सचमुच आरामदायक लग रहा था। इसके विपरीत सैनिकों के तंबू कैंपफायर के चारों ओर स्थापित किए गए थे, इसलिए बैंड के सदस्यों को कैंपफायर से दूर अपने तंबू में ठंड सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से, हालांकि वे अपने पास खुद को दबने के लिए दोषी थे, अन्यथा उन्हें पता नहीं था कि वे रात कैसे गुजारते। इस बीच यांग शियाओजिन ने रेन शियासू के कैंपफायर के पास अपना इलाका लगा लिया था। वह उसकी प्रति बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। रेन शियासू ने अपनी छोटी खोली और यांग शियाओजिन के की ओर देखा। उसने देखा कि उसके कार्यक्रम का प्रसारण बंद नहीं था। इस तरह उसके लिए आसपास की किसी भी हलचल को देखना सुखद होगा और उसके हाथ में बंदूक भी रेन शियासू की दिशा में तान रही थी। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं था, उसके दूसरे हाथ में भी एक बंदूक थी और वह सैनिकों के पैरों की दिशा में तान रही थी। अध्याय 45। आप किस प्रकार के डॉक्टर हैं? अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे रेन शियासू के अवलोकन के अनुसार यांग शियाओजिन की तुलना में टीम के अन्य लोग बहुत कम सतर्क थे। यहाँ 12 सैनिकों के साथ उनमें से एक भी रात का चौकीदार बनने को तैयार नहीं था। ये स्पष्ट था कि सभी लोग गहरी नींद में थे क्योंकि टैंक से जोरदार खर्राटों की आवाज आ रही थी। हालांकि बड़े जानवरों को गढ़ की परिधि के बाहर रखा गया था, फिर भी ये लोग बहुत लापरवाह थे। हालांकि यांग शियाओजिन की सांसें समान और हल्की थीं। ये स्पष्ट था कि वह गहरी नींद में नहीं गई थी। रेन शियासू को लगा कि उसके लिए सतर्क रहना सामान्य बात है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को रात में सोते समय चाकू घोंपकर मारते देखा था। लेकिन यांग शियाओजिन किस तरह के माहौल में रहती थी कि उसमें भी ऐसी ही आदत विकसित हो गई। उसे लगा कि किसी व्यक्ति के पिछले अनुभव उसके वर्तमान विचारों और आदतों को निर्धारित करेंगे। यांग शियाओजिन को अतीत में कुछ बहुत ही खतरनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। भोर में रेन शियासू उस जगह की जांच करने गया जहां उसने बाकी सभी के जागने से पहले मछली की हड्डियां फेंकी थीं। उसने कल रात कुछ टुकड़े अलग रखे थे ताकि देख सके कि कहीं कोई जंगली जानवर उससे आकर्षित तो नहीं होगा। बहुत से लोग जंगली जानवरों से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे मनुष्यों की क्रूरता के कारण उनसे नहीं डरते। हालांकि जंगली जानवर इतने लापरवाह नहीं थे। वास्तव में उनमें से अधिकांश अत्यधिक सतर्क थे। आमतौर पर जब कोई अकेला जानवर किसी क्षेत्र में बहुत सारे टैंक देखता है तो वह वहां से चला जाता है। लेकिन चूंकि मछलियों के अवशेष और हड्डियां शिविर स्थल से बहुत दूर फेंकी जाती हैं, इसलिए ये कुछ जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकता है और उन्हें अपने पीछे कुछ निशान छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। रेन शियासू ने सावधानी से उस जगह का रुख किया जहां उसने मछलियों के टुकड़े और हड्डियां फेंकी थीं। उसने अपने आसपास किसी भी जानवर के होने के संकेतों पर नजर रखी, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। लेकिन उस स्थान पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि जमीन पर पड़े सभी मछलियों के अवशेष और हड्डियां गायब हो चुकी थीं और आसपास किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रेन शियासू ने तुरंत अपनी आस्तीन से हड्डी का चाकू निकाला और आसपास के माहौल पर नजर रखी। उसने अपनी चौकसी बनाए रखी और सावधानी से पीछे हट गया। क्या चींटियां मछलियों के टुकड़े और हड्डियां ले गईं? ये काफी संभावना थी क्योंकि आजकल चींटियां इंसान की उंगलियों जितनी बड़ी हो गई हैं। अगर आसपास चींटियों का घोंसला होता तो उनके लिए उसे एक ही रात में ले जाना काफी सामान्य बात होती। लेकिन रेन शियासू को अभी भी कुछ संदेह था। जब वह कैंपसाइट पर लौटा तो सभी लोग पहले से ही सामान पैक कर रहे थे और निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। वे सभी अपने टैंक मोड़ रहे थे और उन्हें ऑफ रोड वाहनों के ट्रंक में वापस भर रहे थे।
वाहनों के पास लियू बो अभी भी लुओ शिन्यू से शिकायत कर रहा था। शिन्यू, तुम्हें उसके साथ चॉकलेट का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए था। क्या एक शरणार्थी को ऐसा कुछ खाने का हक है? लुओ शिन्यू ने उसे अनदेखा कर दिया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह 2 चॉकलेट बार दे देगी। काफिला चल पड़ा। आखिरकार वे रेन शियासु द्वारा तय किए गए रास्तों पर जंगल की गहराई में जाने लगे। पेड़ों की छतरी के बीच से सूरज की किरणें चमक रही थीं, जिससे पूरा जंगल सुशोभित हो रहा था। इस समय तक हर कोई कल रात के डर को भूल चुका था जो हिरन के बड़े खुरों के निशान मिलने से पैदा हुआ था। रेन शियासु को अपने पीछे गाड़ियों से गाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सैनिकों का एक समूह जोर जोर से हंस रहा था और गंदे चुटकुले सुना रहा था। ऐसा लगा जैसे सभी लोग यहाँ पिकनिक पर आए हों। एक छोटा सा रास्ता था जहाँ उन्हें नदी के किनारे से बहुत करीब से यात्रा करनी थी। रेन शियासु ने ड्राइवर से कहा, जहाँ तक हो सके नदी से दूर रहो। वह ठीक से नहीं जानता था कि नदी में क्या खतरे छिपे हैं, लेकिन पिछली रात की घटनाओं ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। हालांकि ड्राइवर ने कुछ और ही सोचा। हमारे और नदी के किनारे के बीच काफी दूरी है। इसके अलावा क्या नदी में सिर्फ कुछ मछलियां ही नहीं हैं? मुझे मत बताओ कि वे किनारे पर आकर तुम्हारे चेहरे पर काट सकती हैं। जब तक तुम तैरने नहीं जाओगे तब तक तुम ठीक रहोगे। रेन शियासु ने कुछ और नहीं कहा। उसने फैसला किया कि अगर कोई खतरा हुआ तो वह इन मूर्खों को झटक कर खुद ही भाग जाएगा। इस समय रेन शियासु जिस पॉइंट वाहन में था उसने जोर से ब्रेक लगाया। निजी सेना के ड्राइवर ने आशंका में कहा, देखो। रेन शियासु ने मुड़कर देखा तो एक बड़े लाल हिरन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लाल हिरन आकार में बहुत बड़े होते थे और मूस के बाद हिरनों के परिवार में दूसरे सबसे बड़े थे। उन्हें समूहों में रहना पसंद था और वे मुख्य रूप से घास, पत्ते, टहनियां, पेड़ की छाल और फल खाते थे और साथ ही खनिज लवण चाटना भी पसंद करते थे। उसके सामने लाल हिरन शायद 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। वह सड़क पर चुपचाप खड़ा होकर काफिले को देख रहा था। काफिला घबराया हुआ था। इन सैनिकों ने अपनी स्वचालित राइफलें उठाईं और चार्जिंग हैंडल को पीछे खींच लिया। अचानक जंगल में सरसराहट हुई और 2 छोटे हिरन बाहर आ गए। देखने से लग रहा था कि वे शायद पहले हिरन के बच्चे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मोबाइल ट्रांसीवर से जू जियांचू की आवाज गूंजी, इसे मत मारो। लाल हिरन आक्रामक नहीं लग रहा था। वह बस काफिले को देख रहा था और शायद अपने मन में सोच रहा था, यह क्या बकवास है। फिर से जाने के लिए तैयार होने से पहले टीम में सभी ने राहत की सांस ली और शांत हो गए। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ शाकाहारी जानवर है। देखो तुम लोग कितने डरे हुए हो। यहाँ कोई बड़ा मांसाहारी जानवर नहीं है। सब लोग फिर से एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक वे घबराए नहीं थे। लेकिन ठीक इसी समय लाल हिरन ने काफिले पर हमला कर दिया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके बड़े सींग सीधे पॉइंट वाहन की ओर बढ़ रहे थे। पॉइंट वाहन के ड्राइवर ने कसम खाते हुए गैस पर जोर लगाया और हिरन से बचने के लिए जंगल में मुड़ गया। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किसी पेड़ से टकराएगा या वाहन पलट जाएगा। सौभाग्य से पॉइंट वाहन समय रहते मुड़ने में कामयाब रहा और बड़े हिरन के सींगों से बाल बाल बच गया। हालांकि पीछे चल रहा वाहन इतना भाग्यशाली नहीं था। सींग इतने सख्त थे कि वे फोकलिफ्ट ट्रक के कांटों की तरह वाहन के हुड में घुस गए। फिर उसने अपना सिर हिलाया और पूरे वाहन को दूर फेंक दिया। इसके ठीक बाद विशाल हिरन अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में भाग गया, इससे पहले कि सैनिक अन्य वाहनों से बाहर निकल पाते। ऐसा लगा जैसे वे काफिले के खिलाफ एक बड़ा झटका देकर भाग निकले हों। कुछ सैनिक भाग रहे विशाल हिरन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे, लेकिन वे उसे मार नहीं पाए। उनकी शूटिंग आश्चर्यजनक रूप से खराब थी। जिस वाहन में रेन शियासु और अन्य लोग सवार थे, वह तेज गति से मिट्टी की सड़क के बगल में एक पेड़ से टकरा गया, जिससे उसका हुड विकृत हो गया। उसके नीचे बहुत सारा सफेद धुआं निकल आया। तभी काफिले की दिशा से किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, कोई आकर उसे बचाओ। लियू बस की आवाज गूंजी। क्या वह शरणार्थी शहर में डॉक्टर नहीं है? जल्दी से उसे बुलाओ और उसे बचाओ। रेन शियाओजू गाड़ी से उतरकर काफिले की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दूसरी गाड़ी के ड्राइवर के हाथ पर मुट्ठी बंधी थी। इसमें बड़ी बात क्या थी? बचपन से ही मृत्यु के तनाव के कारण वह उदास रहती थी। वे इसे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मानते थे। इस तरह की परेशानियों को सहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रेन शियासु ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि उनके सैनिक का इलाज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह ऐसे किसी व्यक्ति पर अपनी काली दवा बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह विशाल हिरन द्वारा उन पर इतनी दूर देखने से अधिक आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि ऐसा क्यों है। लियू बुस ने रेन शियासु को धक्का दिया और चिल्लाया, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? जल्दी करो और उसे बचाओ। ओह हाँ, रेन शियासु ने उसे स्वीकार किया, इससे पहले कि वह ड्राइवर के घाव पर चिल्लाने लगे, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। लियू बस हक्का बक्का रह गया। ऐसे घाव का इलाज कौन करता है? आप किस तरह के डॉक्टर हैं? रेन शियासु ने कुछ सोचा और फिर पूछा, एक जादूगर। अध्याय 46, एक रहस्यमय मौत अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। इन लोगों को तो ये भी यकीन नहीं था कि रेन शियासु शहर का एकमात्र डॉक्टर है, क्योंकि उनके मन में उसके बारे में एक पूर्वाग्रह था। जब वे पहली बार उससे मिले थे तब भी वह एक झोंपड़ी में रह रहा था, तो वह कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर कैसे बन गया? यदि आप में वास्तविक कौशल था तो आप चिकित्सा का अभ्यास क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन अभी हर कोई हताश महसूस कर रहा है। एक पुरानी कहावत है जो वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, निराशाजनक समय में हताश करने वाले उपाय करने पड़ते हैं। हालांकि रेन शियासु के जवाब ने उन्हें चौंका दिया। आखिर जादूगर क्या होता है? उठो। लियू बू ने रेन शियासु को एक तरफ धकेल दिया। फिर वह घायल ड्राइवर के पास गया और चिंता में पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? रेन शियासु ने चारों ओर देखा। काफिले में 5 ऑफ रोड वाहन और एक पिकअप ट्रक था, लेकिन केवल 4 वाहन ही बचे थे। हालात को देखते हुए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को ठीक करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि रेन शियासु को ऑटोमोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि निजी सैनिकों का इस बारे में क्या कहना है। सेकंड लेफ्टिनेंट जू जियांचू ने अपने कुछ लोगों को वाहनों का निरीक्षण करने के लिए ले जाया। उन्होंने पाया कि विशाल हिरन द्वारा उल्टे फेंके गए वाहन की मरम्मत करना असंभव होगा, क्योंकि इंजन में कई छेद थे। अपडेट के लिए novelband.com पर जाएं, लेकिन विशाल हिरन भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बच पाया। रेन शियासु ने देखा कि उसके सींग का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह हाल ही में हुई टक्कर की वजह से टूट गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लियू बू जू जियांचू के पास गए और पूछा, क्या इनकी मरम्मत हो सकती है? हमें पहले पलटे हुए वाहन को देखना होगा। वाहन की जांच करने के बाद जू जियांचू ने कहा, यह वाहन निश्चित रूप से मरम्मत से परे है, लेकिन उस पर नुकसान बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि यह इतनी तेजी से पेड़ से नहीं टकराया। अब हम केवल यही कर सकते हैं कि पलटे हुए वाहन से पुर्जे निकालकर इसे ठीक किया जाए। उनमें से सिर्फ एक की ही मरम्मत की जा सकती है।
लियू बू हैरान रह गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ हम इतने सारे लोग हैं। जू जियांचू ने एक पल सोचा और कहा, पिकअप ट्रक के बेड में अभी भी कुछ जगह है। रेन शियासू ने अपना हाथ उठाया, मैं जाऊंगा। भाड़ में जाओ, लियू बू ने गुस्से से कहा। इस बार लियू बू ने रेन शियासू को वहां बैठाने की बजाय खुद पिकअप के बिस्तर पर बैठना पसंद किया। जू जियांचू ने जल्दी से अपने आदमियों से वाहनों की मरम्मत के लिए कुछ औजार मंगवाए। जब वे मरम्मत का काम कर रहे थे तो उसने अपने अधीन सैनिकों को चेहरे पर शिकन लिए हुए आदेश दिया, अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहो सभी लोग। अगर कोई अनजान प्राणी हमारी तरफ आए तो उसे गोली मार दो। शायद सैनिकों में नौकरशाही व्यवस्था की गहरी भावना थी क्योंकि हर कोई मरम्मत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि जू जियांचू भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मूर्ख था। अगर उसने सभी को इस तरह के समय में सतर्क रहने की याद नहीं दिलाई तो जब तक वे वाहन की मरम्मत कर रहे होते तब तक बहुत देर हो चुकी होती। अगर कोई बड़ा जीव उनके पास आ जाता, इससे उनकी कई मौतें हो सकती थीं। रेन शियासू वाहन के पास बैठा था और निजी सैनिकों को उसकी मरम्मत करते हुए देख रहा था। वह समझना चाहता था कि वाहन कैसे काम करता है क्योंकि वह हमेशा से ही और अधिक चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहा है। उसकी नज़र में ऑफ-रोड वाहनों जैसी बड़ी मशीनरी में एक अनोखा आकर्षण था। ये सभी विवरण सभ्यता के पुनर्निर्माण में मानवता के ज्ञान का सार दर्शाते हैं। उसके बगल में लियू बू ने अपनी बाहें मोड़ लीं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम समझते भी हो कि वे क्या कर रहे हैं? रेन शियासू ने पलटकर उससे पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें पता है? लियू बू हैरान रह गया। असल में उसे भी कुछ समझ नहीं आया। देखो, तुम और मैं दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं, रेन शियासू ने धीरे से कहा। तो तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? रेन शियासू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सुबह से दोपहर तक वाहन की मरम्मत चलती रही। इस बीच लियू बू और अन्य लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि बैठने की व्यवस्था कैसे की जाए और आगे से वे किस तरह की रक्षा रणनीति अपनाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन किसी ने कहा कि अगर उन्हें बाद में फिर से ऐसे जीव मिले तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। लेकिन किसी और ने पूछा कि अगर गोली की वजह से जीव चौंक गए तो क्या होगा? उस विशाल हिरन के विशाल आकार को देखते हुए शायद गोली उसकी खोपड़ी को भी नहीं भेद पाएगी जब तक कि कोई उसकी आंखों में गोली न मार दे। लेकिन यहाँ किसकी निशानेबाजी इतनी अच्छी थी? मानक गतिशील लक्ष्य के लिए इसके लिए 9 या उससे अधिक अंक की आवश्यकता थी, है ना? रेन शियासू ने मन ही मन सोचा, लगता है कि ये लोग नहीं जानते कि यांग शियाओ जिनके पास परफेक्ट फायरआर्म्स प्रोफिशिएंसी है, उसके अलावा कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता। रेन शियासू को इस बात का 60% भरोसा था कि वह 50 मीटर दूर से पिस्तौल से विशाल हिरन की आंखों में सफलतापूर्वक गोली मार सकता है। इस तरह उसे लगा कि यांग शियाओ जिन के पास ऐसा करने का कम से कम 90% मौका होगा, शायद 100% भी। रेन शियासू ने चुपके से यांग शियाओ जिन की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन जब बाकी लोग इन जानवरों से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वह चुप रही, जैसे कि यह उसका कोई काम नहीं था। हालांकि सभी को इस बात से थोड़ी राहत भी मिली कि वह विशाल हिरन सिर्फ शाकाहारी था। अगर वह भोजन की तलाश में होता तो शायद टीम में 3 या 4 लोगों की मौत हो जाती। जू जियांचू ने कहा, जंगल में रहने वाले ज्यादातर बड़े शाकाहारी जानवर ही होते हैं। अन्यथा जब पहली बार गढ़ की परिधि स्थापित की गई थी तो उन्हें मुख्य लक्ष्य के रूप में पहचाना और समाप्त कर दिया गया होता। जब हम इस तरह के जीव का फिर से सामना करते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए और उन्हें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी मांसाहारी जानवर का सामना करते हैं तो उसे मारने के लिए गोली मार दें। ठीक है, मरम्मत का काम पूरा हो गया है, चलो तैयार हो जाओ। लियू बू ने कहा, अब जब हमने एक गाड़ी खो दी है तो हमें सीट की व्यवस्था में फेरबदल करने की जरूरत है। उन्होंने बैंड के एक सदस्य से कहा, जूजिया आप और चेंग डोंगहांग जाग के बिस्तर पर बैठेंगे। कृपया इसे महसूस करें। बैंड के 2 सदस्य जूशिया और चेंग डोंगहांग रेन शियासू को देखकर दुखी हो गए। वे रेन शियासू को ट्रकों के बिस्तर पर अकेले बैठा सकते थे, लेकिन लियू बू को इस बात की चिंता थी कि रेन शियासू सारे पटाखे और खाना खा जाएगा। इसलिए उसे अपने लोगों को उन पर नजर रखने के लिए कहना पड़ा। शूशिया और चेंग डोंगहांग राजमार्ग ट्रकों के बिस्तर पर चढ़ते समय बुरा हाल हो गया। अचानक शूशिया ने एक भूतिया चीख मारी और भूतहा ट्रकों के बिस्तर से नीचे गिर गया। शूशिया की चीख सुनकर रेन शियासू ने चौंक कर पलट कर देखा और देखा कि वह अपनी गर्दन घुमा रही थी। जूशिया का चेहरा पहले से ही लाल और सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इतना दर्द हो रहा हो जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुट्ठी 10 सेकंड में किसी के कुछ कहने से पहले ही वह जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसका चेहरा काला और नीला पड़ रहा था। शूशियांचू ने सावधानियों से अपनी बंदूक तैयार करके उसके पास तक लाया। आसपास कोई असामान्यता न देखकर वह शिया की नाक के नीचे हाथ रखकर मूल्यांकन करती है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। वह पलटा और इंसानों से बोला, उसकी सांस अब नहीं चल रही है। हर कोई अपनी जगह पर भावशून्य खड़ा था। किसी व्यक्ति को ऐसे कैसे मारा जा सकता है? लियू बुस ने कांपते हुए चेंग डोंगहांग से पूछा, उसे क्या हुआ? चेंग डोंगहांग कार्गो बेड पर झुक गया और महसूस किया, मुझे पता नहीं। जब हम साथ साथ चढ़े तो वह अचानक चीख पड़ी, जिससे मुझे डर लगा। मुझे भी कुछ अजीब नहीं लगा। जंगल में सरसराहट की आवाज थोड़ी डरावनी लगने लगी थी। पेड़ अभी भी वैसे ही थे, लेकिन सबका मूड बदल गया था। ये पहली बार था कि इस अभियान में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लियू बुस ने रेन शियासू पर चिल्लाते हुए कहा, आप हमें किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? पिछली बार हमें ऐसी स्थिति का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? क्या आप जिस रास्ते पर हमें ले जा रहे हैं उसमें कुछ शिकायतें हैं? मैंने जो रास्ता चुना है उसमें कोई समस्या नहीं है। रेन शियासू ने शांति से लियू बू को देखा। हालांकि आप लोग गढ़ में रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जंगल कितना अजीब होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आप वास्तव में जंग पर्वत पर क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप तुरंत वापस मुड़ें और गढ़ 113 पर लौट जाओ। नहीं, जू जियांचू ने ठंडे स्वर में कहा, यह उच्च अधिकारियों का आदेश है जिसे हम इस बार नहीं टाल सकते। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता हम वापस नहीं जा सकते, और इसमें आप सभी भी शामिल हैं। रेन शियासू को लगा कि कुछ बुरा है। जू जियांचू सिर्फ एक मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, कोई और कारण होगा। 47 भयानक जंगल अध्याय 47 भयानक जंगल अनुवादक लेगे संपादक लेगे। जब लियू बू को एहसास हुआ कि वापस लौटना संभव नहीं है तो उसने रेन शियासू से कहा, तुम पिकअप ट्रक के बिस्तर पर अकेले बैठोगे जबकि चेंग डोंगहांग वाहन में बैठेगा। उसने व्यंग्य किया, चूंकि तुम दावा करते हो कि तुम हमें गलत रास्ते पर नहीं ले गए, इसलिए हम तुम्हें खुद ही खतरे का सामना करने के लिए छोड़ देंगे। उसे रेन शियासू के पटाखे खाने की कोई परवाह नहीं थी। जाहिर है उसके लिए पटाखे खाने से ज्यादा जरूरी था जिंदा रहना। आखिरकार उनमें से कोई भी यहाँ मरना नहीं चाहता था। रेन शियासू ने उसे अनदेखा किया और शूशिया की चोट की जांच करने के लिए उसके पास गया।
उसने शूशिया का हाथ उसकी गर्दन से हटाया और उसकी गर्दन में एक लंबा डंक देखकर हैरान रह गया। रेन शियासू ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या था, एक हॉर्नेट। उसने चुपचाप डंक निकाला और अपनी पीठ पीछे खड़े लोगों की ओर कर ली। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि जूशिया की मौत कैसे हुई। टीम में माहौल अजीब और अजीब होता जा रहा था। गाइड के रूप में यह उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा यदि समूह कभी कभी जंगल से डरना सीख ले। रेन शियासू ने कभी खुद को एक अच्छा इंसान नहीं माना था, न ही वह दूसरों को हर बात बताने के लिए बाध्य था। उसका अपना अस्तित्व किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि रेन शियासू ने भी राहत की सांस ली। जब तक ये कोई रहस्यमय प्रजाति नहीं थी जिसने इंसानों पर हमला किया था, तब तक सब ठीक था। वास्तव में वह अभी जो हुआ उससे भी चौंक गया था। रेन शियासू ने अनुमान लगाया कि शायद एक हॉर्नेट पिकअप ट्रक के बेड में उड़कर आया होगा और वहीं रह गया होगा। जब जूशिया वाहन में चढ़ा तो उसकी हरकतों से हॉर्नेट घबरा गया, इसलिए उसने उसे डंक मार दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ततैया का डंक इतना घातक होगा। क्या ये सूजी हुई गर्दन थी जिसकी वजह से दम घुट रहा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसका दम घुटता तो उसे मरने में कम से कम कुछ समय तो लगता, निश्चित रूप से सिर्फ 10 सेकंड नहीं। ऐसा लग रहा था कि समस्या का स्रोत जहर ही था। जब रेन शियासू छोटा था तो उसे भी पहले एक ततैया ने डंक मारा था, लेकिन कई दिनों तक उसका केवल आधा चेहरा सूजा रहा और वह डंक से नहीं मरा। ये जंगल दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा था। कभी कभी रेन शियासू के मन में विरोधाभासी विचार आते थे। एक तरफ वह रहस्यमय जंगल से आकर्षित था और उसके रहस्यों को जानना चाहता था। दूसरी तरफ वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी जिज्ञासा उसे मार सकती है। मनुष्य के कई अलग अलग आयाम होते हैं और उनके विचार हमेशा जटिल होते हैं। यह मानवता को परिभाषित करने वाला कारक था। मौत की छाया ने पूरे काफिले को घेर लिया, जबकि रेन शियासू अब काफिले में सबसे शांत व्यक्ति बन गया था। जू जियांचू घाव की जांच करने आया था, लेकिन उसकी गर्दन पर केवल एक लाल बिंदु देख सका। इस बीच रेन शियासू सभी की प्रतिक्रिया देख रहा था। उसने देखा कि आंग शियाओजिन भी भौहें सिकोड़ रही थी, क्योंकि उसने अनजाने में जूशिया के घाव की जांच करने का नाटक किया था। केवल रेन शियासू को ही पता था कि जूशिया को वास्तव में जंगल में विकसित हुए एक ततैया ने डंक मारा था। किसी ने कहा, हमें जूशिया के शरीर का क्या करना चाहिए? हम उसे जंगल में तो नहीं छोड़ सकते, है न? हम और क्या कर सकते हैं? लियू बू ने भौहें सिकोड़ी। उसने जूशिया को यहीं फेंकने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे दफनाने में उन्हें कुछ समय लगेगा। वह इस भगवान भुलाए हुए स्थान पर एक पल भी और नहीं रहना चाहता था। लुओ शिन्यू ने कहा, उसे पिकअप के बेड में रख दो। चलो पहले यहाँ से निकल जाएं, फिर उसे दफनाने के लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढ लें। बैंक की लीडर होने के नाते अगर वह जूशिया को यहाँ छोड़ दे तो बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर जो हुआ उसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। जब लियू बू ने उसकी बात सुनी तो उसने तुरंत निर्णय लिया। रेन शियासू, जूजिया को पिकअप के बिस्तर में ले जाओ और उसके साथ वहां बैठो। रेन शियासू को इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई। चूंकि उसने एक दिन पहले से कोई पटाखा नहीं खाया था, इसलिए उसे उनकी कमी खल रही थी। लाश के पास बैठने से उसे और भी कम तनाव महसूस हुआ। भेड़ियों द्वारा फैक्ट्री पर हमला करने के बाद छोड़ी गई लाशों की संख्या से भी वह भयभीत नहीं हुआ था। गढ़ में रहने वाले लोग मौत से डरते थे, लेकिन रेन शियासू को जीवन से ही श्रद्धा थी। उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं था। जैसे ही काफिला फिर से रवाना हुआ, रेन शियासू पिकअप ट्रक के पीछे बैठा, पटाखे खा रहा था और बोतलबंद पानी पी रहा था और जूशिया से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, तुम सब बिना किसी कारण के यहाँ क्यों आए हो? देखो, अब तुम मर चुके हो, है ना? अरे, गढ़ के अंदर का दृश्य वास्तव में कैसा दिखता है? हम में से कई लोग बाहर भूख से मरने के कगार पर हैं, फिर भी आप सभी अभी भी संगीत सुनने और मशहूर हस्तियों का समर्थन करने के मूड में हैं। नोब वी एल्बन को पर अपडेट किए गए उपन्यास पाएं, यहाँ तक कि सुअर का मांस भी आप लोगों के आनंद के लिए गढ़ में भेज दिया जाता है, जबकि हम इसे खा भी नहीं पाते। रेन शियासू उब गया था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ड्राइवर और सहचालक सीटों पर बैठे दो दोस्तों ने ऐसा नहीं सोचा। रास्ते में उन्होंने रेन शियासू की धीमी आवाज सुनी। ड्राइवर को अपने सिर पर झुनझुनी महसूस हुई। उसने अपने सहचालक से पूछा, वह किससे बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। वह शायद अपने आप से ही बात कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है? उस शाम काफिले को शिविर लगाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिली और उन्हें एक छोटे से खुले मैदान में बसना पड़ा। हर कोई चुप था, क्योंकि आज जो कुछ हुआ उसके बाद वे बातचीत करने और शेखी बघाड़ने के मूड में नहीं थे। अगली सुबह रेन शियासू उठा और अपने शरीर को तानने लगा। वह कल रात खाना खोजने बाहर नहीं गया था। आखिरकार उसने पटाखे खूब खाए थे। चॉकलेट भी पिकअप ट्रक के बेड में रखी गई थी। हालांकि लियू बू ने चतुराई से उन्हें अपने वाहन में रख लिया था। चूंकि वाहन में चॉकलेट के डिब्बे के लिए जगह नहीं थी, इसलिए लियू बू को पूरे दोपहर तक उसे संभाल कर रखना पड़ा। रेन शियासू ने पहले से ही दिन की योजना बना रखी थी। उसे सुबह खाना खाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि काफिला रवाना होने के बाद वह कार्गो बेड में जो चाहे खा सकता था और यात्रा जारी रख सकता था। लेकिन ठीक इसी समय उसे एक चीख सुनाई दी। उसने अपना सिर पिकअप की दिशा में घुमाया। एक सिपाही चिल्लाया, जूशिया की लाश कहाँ है? क्या तुम में से किसी ने उसका शव देखा? सभी लोग दंग रह गए। क्या ये पिकअप में नहीं है? उसका शरीर गायब हो गया है। इस बार रेन शियासू को अपने सिर पर झुनझुनी महसूस हुई। क्या हो रहा था? लाश को कार्गो बेड में ठीक से रखा गया था, तो वह अचानक कैसे गायब हो गई? एक वयस्क नर का वजन 70 से 90 किलोग्राम के बीच होता है, इसलिए बिना किसी आवाज के शव को ले जाना किसी इंसान के लिए बहुत थके हुए वाला काम होगा। जब सारे लोग आसपास थे तो किसी ने कोई आवाज कैसे नहीं सुनी? जूशिया की लाश को कौन ले गया था? रेन शियासू को अचानक मछलियों के टुकड़े और हड्डियां याद आ गईं, जिन्हें उसने पहले फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि वे भी उसी तरह गायब हो गए थे। बिना किसी सुराग के इस जानकारी का कोई तरीका नहीं था कि ऐसा किसने किया होगा। उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि चिंटियां ऐसी करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। चिंताएं चाहे जितनी भी विकसित क्यों ना हो गई हों, वे इतनी बड़ी लाश को रातों रात नहीं उठा सकती। इस बार रेन शियासू को संदेह ने घेर लिया। उसने भौहें सिकोड़ी और सोचा, आखिर ऐसा किसने किया होगा? लियू बुस का पूरा शरीर कांप रहा था जब उसने शू शियांचू को देखा। सर, हम सब वापस गढ़ की ओर क्यों नहीं चलते? ये भयानक होता जा रहा है। जू जियांचू अपनी बंदूक थामे हुए था और सावधानी से उसे आसपास के लोगों की ओर तान रहा था। मैं भी बहुत ही डरा हुआ हूं अगर तुम, लेकिन जब तक हम अपना मिशन पूरा नहीं कर लेंगे, हम वापस नहीं जा सकते। अब से हमें ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे हम शरणार्थी हैं। अगर हम वापस नहीं जा सकते तो तुम लोग भी वापस नहीं जा सकते। लेकिन ये जंगल तो बहुत अजीब है। लियू बस लगभग रोने वाला था। सब लोग गाड़ियों में जाओ और चलो यहाँ से निकल जाओ, जू जियांचू ने दहाड़ते हुए कहा।
इस क्षण के बाद रेन शियासू ने हर बार अपने हाथ में हड्डी का चाकू रखा। उसका दिमाग तेज हो गया और वह हमेशा किसी भी खतरे से सावधान रहती थी जो उसके पास आ सकता था। अध्याय 48 सभी मानवीय व्यवहार और प्रेरणा मृत्यु के भय से उत्पन्न होती है। अनुवादक लेगे संपादक लेगे जूशिया की लाश क्यों गायब हो गई और वह कहाँ गई? ये दो सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहे थे। रेन शियासू को एक बात पर आश्चर्य हो रहा था, अगर यह प्राणी लाश जितनी बड़ी चीज को बिना किसी निशान के गायब कर सकता है तो उसने जीवित लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? इस इकाई की क्षमता को देखते हुए यह आसानी से रात के अंधेरे में पूरे शिविर स्थल पर भारी क्षति पहुंचा सकती थी। कुछ तो गड़बड़ थी। रेन शियासू को छोड़कर सभी लोग वाहनों में बैठे थे जो पिकअप ट्रक के बेड पर बैठे थे। जब वे पहली बार यहां आए थे तो वे सभी खिड़कियां नीचे करके बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और यहां तक कि गा भी रहे थे। लेकिन अब सभी खिड़कियां कसकर बंद थीं। उन्हें डर था कि कोई अलौकिक चीज अचानक गाड़ियों में घुस जाएगी और सभी को मार डालेगी। सभी को लगा कि उनके और जंगल के बीच एक अतिरिक्त खिड़की की परत उन्हें अधिक सुरक्षित बना देगी। रेन शियासू कार्गो बेड पर बैठा था। जंगल धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। हिलते हुए पत्तों की परछाई में हत्या का इरादा छिपा हुआ लग रहा था। रेन शियासू भी इससे थोड़ा डर गया, लेकिन वह क्या कर सकता था? इसलिए उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए पटाखे खाने शुरू कर दिए। जब भी रेन शियासू को कोई ऐसा अनुमान सूझता जिससे वह डर जाता तो वह शांत होने के लिए पटाखा खा लेता। दरअसल रेन शियासू को लगा कि पिकअप या ऑफ रोड वाहनों में बैठना दोनों ही सुरक्षित हैं। अब जब उसकी शारीरिक फिटनेस बेहतर हो गई थी और आसपास के वातावरण का अपेक्षाकृत व्यापक दृष्टिकोण होने के कारण वह किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत कोई रास्ता निकाल सकता था या योजना बना सकता था। पूरे काफिले में यांग शियाओजिन के अलावा कोई भी उससे आगे नहीं निकल सका जिसकी सहनशक्ति अज्ञात थी। रेन शियासू ने कभी नहीं सोचा था कि अगर उन पर कोई खतरा आ जाए तो वह दूसरों को बचा लेगा। आखिरकार वह मूर्ख नहीं था। उनके गाइड के रूप में उन्होंने न केवल उसे भोजन उपलब्ध कराया बल्कि उसे पिकअप के बिस्तर पर भी बैठा दिया। वे पहले से ही भाग्यशाली थे कि रेन शियासू ने उनसे बदला नहीं लिया। हर कोई ऐसे भाग रहा था जैसे कोई राक्षस उनका पीछा कर रहा हो। लियू बू अभी भी जू जियांचू को मना रहा था जब वे गाड़ी में चढ़े। सर चलो पीछे मुड़ते हैं और गढ़ में पीछे बैठे लोगों को स्पष्टीकरण देते हैं। निश्चित रूप से आपका वरिष्ठ इतना निर्दयी नहीं होगा कि आपको बाहर निकाल दे, है ना? लेकिन शू शियांचू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगर उसके अलावा कोई और होता तो उसका वरिष्ठ शायद इतना निर्दयी नहीं होता। हालांकि उसके लिए यह एक अलग मामला था। वास्तव में रेन शियासू ने बहुत समय पहले ही ये देख लिया था कि वान कांगयांग और शू जियांचू, जो दोनों निजी सेना में अधिकारी थे, ने संभवतः पहले भी अपने वरिष्ठों को नाराज किया था। जब आधी रात के समय जंगल में कोई संकट पैदा हुआ तो सबसे पहले वान कोंगयांग को भेजा गया। रेन शियासू और लुओ शिन्यू ने उसे बदलने के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद जू जियांचू को घर से बाहर भेजा गया। सफल अधिकारी गढ़ में मौज मस्ती करते। केवल वे लोग जो अलोकप्रिय थे उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता और उन्हें जंगल में मिशन करने के लिए भेजा जाता। वरना कोई भी व्यक्ति आधी रात को घर छोड़कर युद्ध में जाने को क्यों तैयार होगा? प्रलय से पहले सैनिकों में सम्मान की भावना थी, लेकिन रेन शियासू को लगा कि निजी सेना के ये सैनिक ऐसे नहीं थे। वास्तव में शू जियांचू और वान कोंगयांग दोनों ही निजी सेना के रैंकों में अजीब स्थिति में थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस बार उनके मिशन में विफल होने जैसे वैध कारण के साथ उन्हें शायद वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि रेन शियासू को अभी भी कुछ संदेह था। उसने अपने बगल में नजर डाली और आखिरकार यांग शियाओजिन से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या ये सैनिक वाकई भरोसेमंद हैं? गढ़ की रक्षा उन पर निर्भर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ही उन्हें कोई खतरा नजर आएगा वे अव्यवस्थित भीड़ की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। यांग शियाओजिन ने रेन शियासू को देखा और कुछ ऐसा कहा जो उसे भ्रमित करने वाला लगा। कंसोर्टियम की सेनाएं हैं। गढ़ की सेनाएं हैं। कंसोर्टियम नहीं चाहता कि गढ़ एक शक्तिशाली सेना को नियंत्रित करे। रेन शियासू बहुत देर तक स्तब्ध रहा। संघ के सैनिक किस तरह के थे? जू शियांचू जाहिर तौर पर दूसरे सैनिकों से ज्यादा चतुर और सख्त था। रेन शियासू ने उसे अब तक की अपनी यात्रा में कभी भी धूम्रपान या सुस्ती करते नहीं देखा था और वह हमेशा खुद को गरिमा के साथ रखता था। अपडेट के लिए novelband.com पर जाएं। बहिष्कृत अधिकारी कौन थे? रेन शियासू उनमें से कम 2 को जानता था। एक वान कोंगयांग था, दूसरा शू जियांचू था। शू जियांचू का जिक्र किए बिना वान कोंगयांग ने रेन शियासू को शहर में वापस खोजते समय अपनी सावधानी दिखाई थी। वह इन निजी सैनिकों से बिल्कुल अलग था और उसने रेन शियासू के सामने उनके प्रति अपनी अवमानना भी दिखाई। तो क्या शू जियांचू और वान कांगयांग दोनों को इसलिए बहिष्कृत कर दिया गया क्योंकि वे उनके साथ कीचड़ में गिरने को तैयार नहीं थे? अपने सबसे बुरे अनुमान के अनुसार रेन शियासू ने सोचा कि सिगरेट भी कंसोर्टियम द्वारा ही सप्लाई की गई होगी। क्या कंसोर्टियम इन सभी वर्षों में सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था और आखिरकार गढ़ की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से अपंग करने में कामयाब हो गया? रेन शियासू इसका पता लगाने में असमर्थ था, लेकिन जैसा कि श्री झांग ने पहले कहा था, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी अल्पसंख्यकों के पास है, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं होगा कि सेना भी अल्पसंख्यकों के नियंत्रण में आ जाए? लेकिन उसे अभी भी शू शिया के बारे में संदेह था। क्या ये सच था कि जो लोग जीवित थे उन पर हमला नहीं होगा? अगर नहीं, तो उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? गढ़ को जिन पर्वतों में छिपे हुए पूर्व प्रलय खंडहरों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्या आज उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ रहा है वे इन खंडहरों के स्थान पर उत्पन्न हुए होंगे? जू जियांचू ने सख्ती से कहा, मैं सभी के युद्धकालीन प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहा हूं। जहां तक भविष्य की योजनाओं का सवाल है, आप में से किसी को भी मुझसे उनके बारे में सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। लियू बू ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी कहने से पहले ही रुक गया। उसने महसूस किया कि जू जियांचू गंभीर हो गया था। दोपहर के समय काफिले ने रैम्बो क्लिफ नामक स्थान पर एक छोटा सा विश्राम लिया। रेनबो क्लिफ का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित था। वे पृथ्वी की चट्टानों से बनी चट्टानें थीं और कई रंगीन चट्टानें भी थीं। निजी सेना के जवानों ने ये नाम तब दिया जब वे कई साल पहले जंगली जानवरों को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए जंगल में गए थे। लियू बस रॉक के नमूने लेकर पसीना बहा रहे थे। उन्होंने कहा, अब सर्दी आने वाली है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। रेन शियासू पास ही बैठे थे और उन्होंने डकारते हुए कहा, जंग पर्वतों में आगे कई ज्वालामुखी हैं। वे अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वहां बहुत अधिक ज्वालामुखी गतिविधि है। टीम के कई लोग ये सुनकर हैरान रह गए क्योंकि वे पहले कभी इस जगह पर नहीं गए थे। उन्हें हमेशा लगता था कि ज्वालामुखी उनसे दूर की चीज है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन पहाड़ों में भी ज्वालामुखी होंगे। लेकिन शू जियांचू को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह मिशन के लिए निजी सेना की ब्रीफिंग के आधार पर जुंग पर्वत के आसपास के इलाके से पहले से ही परिचित था। निजी सेना के सैनिक पहले भी यहां आ चुके थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे इन ज्वालामुखियों के बारे में भी जानते थे।
लेकिन शू जियांचू को आश्चर्य हुआ कि निजी सेना में उनके पूर्ववर्ती कितने गैर पेशेवर थे। क्या जिंग पहाड़ों में जंगली जानवरों को हटाने और उनकी सफाई करने के बाद वे क्षेत्र का नक्शा बनाने की भी जहमत नहीं उठाते? अब तक विभिन्न प्रमुख गधों में से किसी ने भी क्षेत्र का सटीक मानचित्रण नहीं बनाया है। लियू बू सभी को फैलाने के लिए कुछ खाना लेने के लिए ताज़ा हो गया। जब उसने देखा कि बहुत सारे पटाखे फिर से गायब हो गए हैं, तो वह लगभग बेहोश हो गई। रेन शियासू से सुनते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम इतने सारे पटाखे क्यों खाओगे? रेन शियासू ने डकार ली और अपनी छाती थपथपाई। मुझे अपनी घबराहट शांत करने के लिए आपके कुछ पटाखे खाने में क्या फ़ायदा है? मैं सामने के बिस्तर पर अकेला बैठा था। अचानक उत्तर दिशा से चीखने की आवाज़ आई। यह इतना भयानक था कि सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान दी और उन्हें मुख्य सड़क की ओर उत्तर की ओर तान दिया। उन्होंने रेन शियासू को ये कहते हुए सुना, जल्दी करो, मेरी मदद करो। मुझे अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक और पटाखा खाने दो। लियू बू अवाक रह गया। लुओ शिन्यू ने रेन शियासू की ओर देखा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कौन सी आवाज़ है। जू जियांचू ने रेन शियासू पर अपनी बंदूक तान दी। हमसे कुछ मत छिपाओ। रेन शियासू ने अपनी आंखें ताईं और कहा, यह आवाज़ हाउलिंग कन्यान से आ रही है। हम उस बड़े कन्यान दर्रे से ज्यादा दूर नहीं है जो हमें जंगली पहाड़ों तक ले जाएंगे। जब हवा का तेज झोंका कन्यान से गुजरता है तो ऐसी आवाज़ आती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब जाकर सभी को एहसास हुआ कि टीम में एक अनुभवी गाइड का होना अभी भी बहुत उपयोगी है। जब तक वे सभी प्रभावित नहीं हुए तब तक उन्होंने रेन शियासू के महत्व को पहचानना शुरू नहीं किया। कम से कम अब उन्हें चीखने की आवाज़ इतनी डर नहीं लगती थी। उनकी मूल योजना 3 से 5 दिनों में घाटी तक पहुंच की थी, लेकिन भय की शक्ति ने उनकी प्रगति को कुछ हद तक तेज कर दिया था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो हम आज शाम तक हॉलिंग घाटी तक पहुंच सकते थे। स्कूल शिक्षक श्री झांग ने एक बार अपने व्याख्यान में उल्लेख किया था कि सभी मानव व्यवहार और प्रेरणा मृत्यु के भय से उत्पन्न होती है। वे खाते थे क्योंकि वे मरना नहीं चाहते थे, वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन अब वे सभी एक ऐसी पर्वत श्रृंखला में फंस गए थे जहां कभी भी मौत हो सकती थी। मौत की संभावना एड्रेनालाइन के एक शॉट की तरह थी जो सभी को और भी अधिक स्पष्ट थी और इस जगह से जीवित बाहर निकलने के लिए उत्सुक बना दिया। अध्याय 49। हे जीवितो, यहीं रुक जाओ। अनुवादक लेगे संपादक लेगे। फिलहाल काफिला तेज गति से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ सड़क का यह हिस्सा यात्रा के लिए थोड़ा आसान था। दूसरी तरफ सभी को लगा कि अगर वे पर्याप्त गति से गाड़ी चलाएंगे तो वे खतरे को पीछे छोड़ सकते हैं। जैसे ही डूबते हुए सूर्य की किरणें आसमान से शाम की ओर बढ़ने लगी, काफिला अंततः जंगल से बाहर आ गया और उसने अपने सामने ऊंची ऊंची चट्टानें और घाटी देखी। चट्टानें ऐसी थी मानो जमीन से उखाड़ी गई विशालकाय सीढ़ियां हों। जब वे अपने वाहनों से बाहर निकले तो उन्हें अपने सिर को इतना पीछे झुकाना पड़ा कि चट्टानों की चोटी देखने से पहले ही उनकी गर्दन में खिंचाव महसूस होने लगा। लेकिन जब उन्होंने बाईं और दाईं ओर देखा तो उन्हें अंत दिखाई नहीं दिया। ये प्रकृति की सीढ़ियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आप इन सीढ़ियों से स्वर्ग में चढ़ सकते हैं। हाउलिंग घाटी दूर तक फैली एक पतली काली रेखा की तरह दिख रही थी। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि घाटी इतनी चौड़ी थी कि 5 या 6 कारें एक साथ उसके बीच से गुजर सकती थीं। जब घाटी से होकर तेज पहाड़ी हवाएं चलती थीं तो चीख और सीटी की आवाज आती थी। अगर कोई घाटी के मुहाने पर खड़ा होता तो वह मुश्किल से सीधा खड़ा रह पाता और लगभग निश्चित रूप से हवा से गिर जाता। इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रकृति के जादू और भव्यता को पूर्ण अभिव्यक्ति दी गई। अचानक लियू बू चिल्लाया, सब लोग आओ इसे देखो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू बू हाउलिंग कैनियन के प्रवेश द्वार के पास खड़े होकर चट्टान की दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सभी लोग वहां गए और उन्होंने देखा कि किसी ने चट्टान की दीवार पर एक व्यक्ति के सिर के बराबर बड़ा अक्षर उकेरा था, हे जीवित लोगों, यहाँ रुक जाओ। जू जियांचू ने रेन शियासू की ओर देखा, इस चट्टान पर इसे किसने उकेरा? रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया, जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तो मैंने ये 5 शब्द नहीं देखे थे। तुम यहाँ क्यों आए? लियू बू चिल्लाई, क्या तुम्हें पता है कि यह शहर से कितनी दूर है? तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, भले ही तुम शिकार करने निकले हो। तुम कौन हो सच में? तुमने अपनी पहचान हमसे छिपाई होगी। रेन शियासू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, एक बात है जो मैंने अभी तक आप सभी को नहीं बताई है। मैं वास्तव में ड्रैगन का वारिस हूँ। लियू बू, जू जियांचू और लुओ शिन्यू अवाक रह गए। अभी तुम्हारे बारे में बहुत सारे संदेह हैं। जू जियांचू ने रेन शियासू पर अपनी बंदूक तानते हुए कहा, तुम्हें ये स्पष्ट करना होगा कि तुम पिछले साल यहाँ क्यों आए थे। यह इलाका आम रास्ते से दूर है। गढ़ 113 ने कई सालों से इस जगह पर किसी को नहीं भेजा है, और भले ही गढ़ 112 को गढ़ 113 से जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है, लेकिन गढ़ 112 से कोई भी पिछले साल हमारे पास नहीं आया। शायद तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो इस साल यहाँ आया हो, तो क्या तुमने ये शब्द चट्टान पर उकेरे हैं? रेन शियासू ने एक पल सोचा और कहा, ये शब्द बहुत ऊंचे स्थान पर खुदे हुए हैं। मैं इतना छोटा हूं कि बिना पत्थर हिलाए उस तक नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा मैं भी इन 5 शब्दों को लेकर उतना ही हैरान हूं जितना आप सभी हैं। मैं भी इस बात को लेकर बेहद हैरान हूं कि यह किसने किया। रेन शियासू इस बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने वास्तव में इन शब्दों को नहीं उकेरा था। novel.com पर लेटेस्ट नॉवेल्स देखें। तुमने हमें यह नहीं बताया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लियू बू ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि हम शहर से कितनी दूर हैं? सभी ने रेन शियासू को देखा। हालांकि उन्होंने जॉगन की तुलना में धीमी गति से गाड़ी चलाई थी, फिर भी उन्होंने 3 दिनों में काफी लंबी दूरी तय की। रेन शियासू के लिए इस जगह आने का कोई कारण नहीं था। रेन शियासू कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, पिछले साल जब मैं युन्स में था तो मेरा सामना भेड़ियों के एक झुंड से हुआ। वे तब तक मेरा पीछा करते रहे जब तक मैं इस जगह पर नहीं पहुंच गया। ये भी सच था। तुम बकवास कर रहे हो। लियू बू ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे जैसा बच्चा भेड़ियों से मुठभेड़ में कैसे बच सकता है? बताओ, भेड़ियों ने तुम्हें क्यों जाने दिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय मैं उनका लक्ष्य नहीं था। मैं बस वहां था। मैं जल्दी से जंगल में भाग गया, ये सोचकर कि वे मुझे अनदेखा कर देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरा पीछा करेंगे। जहां तक मेरे बचने का सवाल है, हाउलिंग कैनियन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। मैं वहां 2 दिनों तक छिपा रहा और उनके जाने के बाद ही बाहर आया। मैं घाटी के अंदर का रास्ता नहीं जानता क्योंकि मैं खुद इतनी दूर तक नहीं गया हूँ। हर कोई दंग रह गया। भेड़ियों ने भी इस जगह पर पहुंचकर पीछा करना बंद कर दिया। क्या वाकई इस घाटी के पीछे कुछ भयानक छिपा हो सकता है? शायद किसी दयालु व्यक्ति ने वहां जाकर जिंग पर्वत का रहस्य खोज लिया था, इसलिए उन्होंने घाटी की चट्टान की दीवार पर गंदगी छोड़ दी ताकि अन्य लोगों को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी जा सके। रेन शियासू की बात पर सभी ने यकीन कर लिया, लेकिन इस बार वह पूरा सच नहीं बता रहा था।
उस समय भेड़ियों ने उसका पीछा किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे यहाँ रुकने के बजाय उसका पीछा करते रहे। दरअसल रेन शियासू को भी यकीन नहीं था कि वह कैसे बच गया। भेड़ियों के उसे पकड़ने के कुछ ही समय बाद वह बेहोश हो गया था। जब वह होश में आया तो उसके शरीर पर हर जगह चोटें थीं, लेकिन भेड़िए कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह मौत के दरवाजे पर था जब वह आखिरकार शहर में वापस आया। तभी उसे भेड़ियों की भयावहता का एहसास हुआ, लेकिन भेड़ियों से इस मुठभेड़ के बाद ही उसके दिमाग में काली धुंध छाने लगी। रेन शियासू ने पूरा साल इस बात पर सोचने में बिताया कि क्या उसके दिमाग में छाई काली धुंध और उस समय उसके बेहोश होने के बीच कोई संबंध था। बेहोशी की हालत में आखिर हुआ क्या था? किसी ने अचानक कहा, क्या आप लोग उन अलौकिक प्राणियों के बारे में कुछ जानते हैं? हो सकता है कि यह लेखन उनमें से किसी ने छोड़ा हो। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इनमें से कुछ अलौकिक प्राणी बहुत पहले ही सामान्य मनुष्यों के दायरे से आगे निकल चुके हैं। बोलने वाला व्यक्ति एक सैनिक था। हालांकि जू जियांचू ने उसे गुस्से से देखा। यह एक सैन्य रहस्य है। तुम अभी भी प्रस्तुति क्यों कर रहे हो? क्या हम सभी को यहाँ इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि हम सभी को बहिष्कृत किया गया है? इसलिए क्या लगता है कि तुम कितने समय तक एक अधिकारी बने रह सकते हो? सैनिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, भले ही हम मिशन पूरा कर लें, लेकिन क्या सच में ऐसा लगता है कि जब तुम वापस आओगे तो माँ तुम्हें छोड़ देगी? रेन शियाओजू दंग रह गया। निजी सेना की कमान की श्रृंखला इतनी कड़ी थी कि भर्ती किए गए लोग अपनी मर्जी से अधिकारियों से भिड़ गए थे। स्वतः ही रेन शियासू की निजी सेना के बारे में धारणा खराब हो गई। स्कूल शिक्षक श्री झांग ने वर्णन किया था कि प्रलय से पहले की सेनाएं अच्छी तरह से अनुशासित थीं, जिन्होंने बदले में उन्हें एक एकीकृत मजबूत इकाई बना दिया। जू जियांचू ने उस सैनिक की तरफ देखा। भले ही वह मुझे जाने न दे, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मुझसे पहले ही बाहर निकाल दिया जाए। बेहतर होगा कि तुम अभी अपना मुंह बंद कर लो, अन्यथा मैं तुम्हें भगोड़ा मानकर सजा दूंगा। सैनिक चुप हो गया, लेकिन लियू बुस और लुओ शिन्यू को चिंता होने लगी। हमने सुना है कि कुछ समय पहले प्राइवेट सेना ने हमारे गढ़ में 3 अलौकिक प्राणियों को गिरफ्तार किया था। उनका क्या हुआ? जू जियांचू ने विचार करते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन कर रहे थे। तो क्या हम अभी भी अंदर जा रहे हैं? लियू बू ने विनती की, सर हम वापस क्यों नहीं लौटते? वहां बहुत खतरा है। जू जियांचू ने आखिरकार डगमगाने के संकेत दिए। उसने आकाश की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, चुनकी देर हो रही है, इसलिए रात के लिए डूब डेरा डालते हैं। हम चर्चा करेंगे कि रुकना है या जाना है, फिर कोई फैसला लेंगे। क्या हुआ? लियू बस और अन्य लोग इस बात पर सहमत थे। जब तक वे आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब तक उन्हें कोई भी निर्णय ठीक लगा। रेन शियासू ने घाटी में गहराई से देखा। दोनों तरफ घाटी की सीधी मिल ऐसी लग रही थी मानो वे आकाश से जुड़ी हुई हों। ऊपर की एक दरार से रोशनी की एक छोटी सी किरण चमकीली, लेकिन ये किरण घाटी में नीचे जाती ही फीकी पड़ गई। जितना ज्यादा वह उसमें देखता है, वह उतना ही अंधेरा होता जाता है। अध्याय 50 घाटी में आतंक। अनुवादक लेगे संपादक लेगे रेन शियासू को अब भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ता था। मौत के डर से प्रेरित होकर लियू बू का मन अब रेन शियासू के भोजन लेने पर नहीं था। हर कोई अब इस बारे में सोच रहा था कि रात को कैसे बचे, या यूं कहें कि वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि रात में खाने के लिए क्या है, इसकी चिंता करने के बजाय इस जगह से जिंदा कैसे निकला जाए। उसी रात उनमें से कुछ लोग सोने के लिए अपने टेंट भी नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके भागने का रास्ता बाधित हो जाएगा। हालांकि शू जियांचू ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। अपने सभी टेंट लगा लें, शरद ऋतु का मौसम आ चुका है। अगर आपके पास हवा से खुद को बचाने के लिए टेंट नहीं है, तो आप बीमार पड़ने पर जिंग पर्वत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समूह ने एक अलाव बनाया और उसके चारों ओर चुपचाप बैठ गए। हालांकि वे दूर जाने या फिर से जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, फिर भी वे अपने संयुक्त प्रयासों से काफी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा करने में सफल रहे। ऐसा लग रहा था कि जितना बड़ा अलाव था, उतनी ही अधिक सुरक्षा की भावना उन्हें महसूस हुई। इस बार रेन शियासू ने अकेले कैंप फायर नहीं शुरू किया क्योंकि जू जियांचू ने उनसे चर्चा में शामिल होने का अनुरोध किया था। उसे यहाँ बैठने का क्या अधिकार है? लियू बू ने नाराज होकर कहा, हम एक शरणार्थी के साथ कैसे बैठ सकते हैं? रेन शियासू थोड़ा पीछे जाकर बैठो। किसी ने लियू बू को नहीं डांटा क्योंकि एक शरणार्थी के कारण उसके जैसे लोगों को नाराज करने का कोई कारण नहीं था। सभी लोग एक साथ एक घेरे में बैठे थे। हालांकि जब लियू बू ने रेन शियासू को अकेले बैठने के लिए मजबूर किया, तो अचानक ऐसा लगा कि वह बस उनकी बातचीत सुन रहा था। उन्हें वास्तव में कुछ सुझाव देने के लिए रेन शियासू की आवश्यकता थी, लेकिन लियू बू की राय में रेन शियासू पीछे से उनके सवालों का जवाब दे सकता था। हालांकि जू जियांचू लियू बू से कहीं ज्यादा तर्कसंगत था। अप्रासंगिक मामलों पर चर्चा करना बंद करो। हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी होगी कि हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे या शहर लौटेंगे। जू जियांचू ने पहले जिंग पर्वत पर जाने पर जोर दिया था क्योंकि उसे अपने भविष्य और गढ़ में स्थिति के बारे में सोचना था। हालांकि वह वर्तमान परिस्थितियों से निराश भी हो गया था। भले ही उसे घर से निकाल दिया जाए और शरणार्थी बन जाए, फिर भी यह यहाँ मरने से बेहतर होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सैनिकों को अपने हाथों में मौजूद ठंडी और भावनाहीन बंदूकों पर भरोसा था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि बंदूकें भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, तो सैनिकों में एक बड़ा डर पनपने लगा। उनका सबसे बड़ा भरोसा अब उन्हें सुरक्षा की भावना नहीं दे सकता था। जब जू जियांचू ने देखा कि सभी शांत हो गए हैं, तो उसने कहा, हम दुविधा में हैं। एक तरफ हम उस घाटी से होकर चल सकते हैं जहां अज्ञात खतरे छिपे हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसे जीवों का अस्तित्व भी हो सकता है जिनका सामना अलौकिक प्राणी भी नहीं कर सकते। अन्यथा ये समझाना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अकेले यहाँ तक क्यों आया और पीछे ये चेतावनी क्यों छोड़ गया कि यहाँ रुक जाओ, तुम जो जीवित हो। जू शियांचू ने आगे कहा, लेकिन दूसरी ओर जंगल में छिपे हुए खतरे भी हैं। जू शिया की रहस्यमयी मौत और उसके शरीर का गायब होना अनसुलझे रहस्य हैं। इसलिए हमें भी नहीं पता कि वापस लौटते समय हमारा सामना किससे होगा। लुओ शिन्यू ने अचानक कहा, हालांकि हमें जंगल में कुछ खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी सेना का सफाया नहीं हुआ है। आखिरकार यहाँ आने के बाद भी हम में से बहुत से लोग जीवित हैं, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि घाटी के पार क्या खतरा है। मुझे अभी भी लगता है कि जंगल में खतरों का सामना करना बेहतर है। जंगल से गुजरने के बाद टीम में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। अगर वापसी के दौरान कोई और व्यक्ति मर भी जाता, तो भी वे इतने बदकिस्मत नहीं होते। इसलिए उनके लिए वापस लौटना ही शायद सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन शू जियांचू अभी भी दुविधा में था। क्या उसे सचमुच वापस लौटना चाहिए? अगर वह लौटता है, तो घर में उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके लिए कैसे मुश्किलें खड़ी करेंगे? सभी फिर से चुप हो गए। रेन शियासू ने यांग शियाओजिन को देखा और पाया कि वह अभी भी शांत और संयमित दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे वापस जा रहे हैं या यहीं रहेंगे।
एक मिनट रुकिए, क्या यांग शियाओजिन वह महान अलौकिक प्राणी हो सकता है? रेन शियासु इसकी पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन किसी कारण से उसे अचानक लगा कि यांग शियाओजिन का यहाँ आने का उद्देश्य बाकी सभी से अलग है। जब वे मछली खा रहे थे तो रेन शियासु ने सोचा कि यांग शियाओजिन लुओ शिन्यू की रक्षा करने के लिए आया था क्योंकि वे दोस्त थे। लेकिन समस्या ये थी कि लुओ शिन्यू और यांग शियाओजिन के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी। उनका रिश्ता बिल्कुल मालिक और कर्मचारी जैसा था। रेन शियासु उन अलौकिक प्राणियों को देखने के लिए तरस रहा था जिनका जिक्र जू शियानचू और दूसरे लोगों ने किया था। हालांकि उसे उनसे ईर्ष्या नहीं हुई क्योंकि वह खुद भी उन अलौकिक प्राणियों में से एक था। बस इतना था कि वह अभी तक उतना मजबूत नहीं हुआ था। लुओ शिन्यू ने जू शियानचू के हाव भाव देखे और कहा, सर, क्या आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर हम गढ़ में वापस लौटते हैं तो आप किस स्थिति में फंस जाएंगे? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं आपको निजी सेना से बाहर स्थानांतरित करने के लिए किसी को ढूंढ सकता हूं, भले ही इसका मतलब ये हो कि आपको पादरी का काम करने की व्यवस्था करनी पड़े। जू जियानचू हैरान रह गया। क्या तुम गंभीर हो? लुओ शिन्यू ने गंभीरता से कहा, बेशक, गढ़ में अभी भी मेरा काफी प्रभाव है। उसके शब्द काफी प्रभावी लग रहे थे क्योंकि जू जियानचू ने आखिरकार अपना मन बना लिया था। ठीक है, चलो कल सुबह जल्दी निकलेंगे और गढ़ पर वापस लौटेंगे। इस समय घाटी में हवा का बहना बंद हो गया। जब तेज चीखें बंद हुई तो पूरा जंगल शांत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस मौन के क्षण में सभी के रोंगटे खड़े हो गए जब अचानक पिकअप से चबाने की आवाज आई। लियू बू कांपते हुए बोले, यह आवाज क्या है? मुझे लगता है कि यह आवाज पिकअप के बैच से आ रही है। सभी लोग डरकर इधर-उधर देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पिकअप के बैच से आवाज क्यों आ रही थी, जबकि उसमें सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें थीं। इसके अलावा रेन शियासु भी उनके साथ यहाँ बाहर था, तो वह आवाज क्यों आ रही थी? डर के मारे जू जियानचू का चेहरा काला पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो अवधारणा से नहीं डरती। फिर उसने निजी नागरिकों को धीरे-धीरे संतरे की ओर बढ़ने का इशारा किया। चबने की आवाज काफी समय से चल रही थी, लेकिन घाटी में चल रही तेज हवा के कारण वे इसे सुन नहीं पा रहे थे। रेन शियासु भी खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी शारीरिक फिटनेस मजबूत हो गई है। उसे ठंड नहीं लग रही थी, हालांकि उसने देर से गिरने वाली एक पतली जैकेट ही पहन रखी थी। उसने पूरे समय अपने हाथ में हड्डी का चाकू पकड़ा हुआ था। जब उसने यांग शियाओजिन को देखा तो उसने भी अपने साथ पिस्तौल रखी हुई थी। जू जियानचू और बाकी लोग धीरे-धीरे समुद्र तट के पास पहुंचे। अचानक समुद्र तट ट्रकों के कार्गो बैच से एक छायादार आकृति बाहर निकली और सभी को डर लगा। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ था, उन्होंने तुरंत प्रक्षेपण शुरू कर दिया। अंधेरे में रहने वाले इस व्यक्ति को हवा में गोलियों की एक भयंकर बौछार का सामना करना पड़ा और कई गोलियों के बाद वह पीछे की ओर उड़ गया। इस समय वे समुद्र के कार्गो बैच से एक और आवाज सुनी। बिना कुछ सोचे समझे जू जियानचू और अन्य लोगों ने सामने के बिस्तर पर बेरहमी से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। क्लिक करें, क्लिक करें। खाली बंदूकों से क्लिक की आवाजें आ रही थीं। इन सैनिकों ने अपनी सारी शिकायतें खत्म कर दी थीं और अब बहुत बुरी स्थिति में थीं। उसमें छेद हो गए थे और ईंधन टैंक से छुटकारा मिलना शुरू हो गया था। किसी ने वास्तविक में ईंधन टैंक पर गोली चलाई और उसमें गोली का छेद कर दिया। हालांकि रेन शियासु को इस बात की चिंता नहीं थी कि बाढ़ में विस्फोट हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी उन्नत अग्नेयास्त्र फिटनेस के साथ प्रासंगिक ज्ञान था। जब तक फायर बॉम्ब का उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक बंदूक से गोली चलाकर ईंधन टैंक को उड़ाना बहुत मुश्किल है। जू जियानचू धीरे-धीरे समुद्र तट के पास पहुंचा और उस छायादार आकृति को देखने के लिए तैयार हो गया जो बाहर कूद गई थी। लेकिन उसे देखने के बाद वह कुछ हद तक निराश हो गया। जिस चीज से वे डरे हुए थे वह बस एक चूहा था जो उनका खाना चुरा रहा था। वह चूहा इतना बड़ा कैसे हो गया? लियू बू अभी भी सदमे में था। ये लगभग 2 मनुष्यों के सिर के बराबर है। जू शियानचू ने अपना डर दूर किया और सामने के अंदर देखा। वहां एक और चूहा था जो पहले से ही कॉम्बल से छलनी था। ये सिर्फ एक झूठ था। हर कोई बहुत चिंतित रहता था और अपने आसपास की किसी भी छोटी सी हरकत पर शक करने लगा था। अब गढ़ में वापस लौटने का समय आ गया था। यहाँ रहकर कोई भी इस जबरदस्त मानसिक दबाव को झेल नहीं सकता था। लेकिन इस समय रेन शियासु ने पीछे घूमकर उस रास्ते को देखा जहां से वे आए थे। उसने देखा कि एक चांदी का भेड़िया थोड़ी दूर पर एक चट्टान की चोटी पर खड़ा था और सीधे उसे देख रहा था। ये भगवान राजा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। वे इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए?